सर कॉम्पटन इफेक्ट का एक छोटा सा डाउट है सर, अभी पूछो या लास्ट में पूछो? लास्ट में पूछिए। ओके सर। सो आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और जैसे लेक्चर 1 में आई थिंक ब्रीफली मेंशन किया गया था, ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज बेसिकली द यू कैन से द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, बिकॉज जो एनर्जी क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट था जो प्लैंक ने इंट्रोड्यूस किया था, दैट इज टू एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो क्वांटम मैकेनिक्स में जो एनर्जी क्वांटाइजेशन कॉन्सेप्ट है, ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्सप्लेन करने के लिए प्लैंक ने इंट्रोड्यूस किया। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ब्लैक बॉडी? ब्लैक बॉडी बेसिकली होता क्या है? अब पहले यहाँ पे एक चीज मेंशन कर दिया जाए, ब्लैक बॉडी का मतलब कोई भी ब्लैक कलर का बॉडी होगा, जो भी हम ब्लैक ऑब्जेक्ट देखते हैं उन सबको ब्लैक बॉडी बोल देंगे, वो नहीं है। मतलब ब्लैक बॉडी का मतलब नहीं है जो बॉडी ब्लैक कलर का होगा तो उसको हम ब्लैक बॉडी बोलेंगे, ठीक है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ब्लैक बॉडी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ब्लैक बॉडी का जो स्पेक्ट्रम है, ब्लैक बॉडी का जो रेडिएशन स्पेक्ट्रम है, वो एक पर्टिकुलर बिहेवियर का होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर जो स्पेक्ट्रम है, एमिशन स्पेक्ट्रम ब्लैक बॉडी की तरह दिखे तो वो ब्लैक बॉडी हम उसको बोल सकते हैं। तो ब्लैक बॉडी का मतलब बॉडी का कलर ब्लैक होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब ब्लैक कलर का कोई भी ऑब्जेक्ट दिखे उसको हम ब्लैक बॉडी बोल देंगे, ऐसा नहीं है। ब्लैक बॉडी का एक पर्टिकुलर टाइप का एमिशन स्पेक्ट्रम होता है। ब्लैक बॉडी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वैसे कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करता है तो हम उसको बोलते हैं दैट इज ए ब्लैक बॉडी, अप्रोक्सीमेट ब्लैक बॉडी, बिकॉज परफेक्ट ब्लैक बॉडी ऐसा कुछ है नहीं। तो ब्लैक बॉडी का डेफिनेशन पहले बेसिकली क्या है ये देखते हैं। तो थ्योरेटिकल डेफिनेशन, एनी बॉडी which has the capacity of absorbing radiation of all wavelengths incident on it is called a perfect black body. So any object, any body which has a capacity of absorbing radiation of all wavelength incident on it, मतलब उस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप किसी भी वेवलेंथ का रेडिएशन इंसिडेंट करो वो उसको एब्सॉर्ब कर लेगा, किसी भी वेवलेंथ का, तो उसको हम क्या बोलेंगे? परफेक्ट ब्लैक बॉडी। That means no reflection, no transmission. तो जो भी आप रेडिएशन इंसिडेंट करेंगे किसी भी वेवलेंथ का हो सकता है, 100% एब्जॉर्प्शन होगा। So the absorption coefficient will be 1, reflection and transmission coefficient will be 0. 100% absorption, 0% reflection and 0% transmission. कोई सी भी रेडिएशन को इंसिडेंट करेंगे उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, तो उसको हम बोलते हैं परफेक्ट ब्लैक बॉडी। But in reality there is no body which is actually a perfect black body. ऐसा परफेक्ट ब्लैक बॉडी रियलिटी में एग्जिस्ट करता ही नहीं है कि कोई भी रेडिएशन आप इंसिडेंट करेंगे और वो 100% एब्जॉर्ब कर लेगा। रियलिटी में ऐसा कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता। तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी एक यू कैन से एक कॉन्सेप्ट है जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। रियलिटी में कोई भी बॉडी परफेक्ट ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव नहीं करता। अब इसको ब्लैक बॉडी बोलने का सेंस क्या है? ब्लैक बॉडी बोलने का सेंस ये है, नॉर्मली जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट का जो कलर है, जैसे हम कोई भी ऑब्जेक्ट देखते हैं, सपोज वो रेड कलर का है, तो रेड कलर हमें उसको क्यों दिखता है? बिकॉज उसके उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आप लाइट इंसिडेंट करते हैं तो जो रेड लाइट है, रिफ्लेक्टेड लाइट में रेड कलर का जो कंपोनेंट है वो प्रेजेंट होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट हमें ग्रीन कलर का क्यों दिखता है? बिकॉज रिफ्लेक्टेड लाइट में ग्रीन कलर का जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट मतलब मैं वेवलेंथ की बात कर रहा हूं, तो ग्रीन ऑब्जेक्ट का मतलब है उस ऑब्जेक्ट से जो रिफ्लेक्टेड लाइट हमारे आंखों में आएगा उसमें ग्रीन कलर का कंपोनेंट डोमिनेट करता है, इसलिए हमें ऑब्जेक्ट क्या दिखता है? ग्रीन कलर का दिखता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट रेड कलर का दिखेगा या ग्रीन कलर का दिखेगा, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? रिफ्लेक्टेड लाइट। रिफ्लेक्टेड लाइट में जो कंपोनेंट प्रेजेंट होगा हमारे आंखों को वो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कलर दिखेगा। नाउ अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर आपने लाइट इंसिडेंट किया, वो सारे लाइट को, सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया, रिफ्लेक्टेड लाइट है ही नहीं, तो एब्सेंस ऑफ रेडिएशन, तो वो ऑब्जेक्ट हमें कैसा दिखेगा? इट विल अपीयर्स टू बी ब्लैक। तो ध्यान रखिएगा, ब्लैक जो हम कलर बोलते हैं ना,
ऐसा ब्लैक बेसिकली इज एब्सेंस ऑफ लाइट और एब्सेंस ऑफ रेडिएशन, जो इसको हम ब्लैक कलर बोलते हैं। जो कोई भी कलर, लाइट या रेडिएशन प्रेजेंट नहीं है। तो ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने लाइट इंसिडेंट किया, ऑब्जेक्ट ने सारा लाइट, सारा रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लिया, रिफ्लेक्टेड लाइट है ही नहीं। तो रिफ्लेक्टेड लाइट अगर है ही नहीं तो हमारे आंखों में ऐसा कोई सेंस होगा ही नहीं, बिकॉज अगर कोई पर्टिकुलर रेड ग्रीन कोई कंपोनेंट प्रेजेंट होता रिफ्लेक्टेड लाइट में तो वो हमारे आंखों में, वो मे भी उसको सेंस कर पाता। बट सिंस रिफ्लेक्टेड लाइट कुछ है ही नहीं तो वो हमारे आंखों में ऐसा कोई सेंस क्रिएट नहीं कर पाएगा। तो एब्सेंस ऑफ लाइट और एब्सेंस ऑफ रेडिएशन, जिसकी वजह से हमें वो ऑब्जेक्ट कैसा दिखता है, ब्लैक दिखता है। तो ब्लैक कलर जो हम बोलते हैं ना, वो बेसिकली एब्सेंस ऑफ रेडिएशन। जो रिफ्लेक्टेड लाइट हमारे आंखों में कोई सेंस क्रिएट नहीं कर पा रहा है, मतलब कोई सिग्नल ट्रांसफर नहीं कर पा रहा है, तो दैट एब्सेंस ऑफ रेडिएशन, तब हम बोलते हैं द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी ब्लैक। इस सेंस में इसको ब्लैक बॉडी बोला गया है, बिकॉज सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा, रिफ्लेक्टेड लाइट में कुछ भी प्रेजेंट नहीं होगा। नाउ अब ऐसा नहीं है, जैसे मैंने बोला, जो कोई भी ब्लैक कलर का जो भी आपको ऑब्जेक्ट दिखेगा उसको हम ब्लैक बॉडी बोलेंगे, बिल्कुल नहीं। ठीक है, ब्लैक बॉडी का एक स्पेक्ट्रा होता है, वो स्पेक्ट्रा जिसमें हमें दिखेगा उसको हम बोलेंगे वो ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव कर रहा है। ना आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में भी ये चीज पढ़ा होगा स्कूल लेवल में या कॉलेज लेवल में, जे ए गुड एब्जॉर्बर इज ऑल्सो ए गुड एमिटर। जो ऑब्जेक्ट एक अच्छा एब्जॉर्बर है वो अच्छा एमिटर भी है। तो जैसे परफेक्ट ब्लैक बॉडी का मतलब क्या बताया गया, जो किसी भी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो अगर किसी भी रेडिएशन को वो एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो किसी को एमिट भी तो कर पाएगा, बिकॉज गुड एब्जॉर्बर इज ऑल्सो ए गुड एमिटर। तो अगर किसी भी रेडिएशन को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, इसका मतलब किसी भी वेवलेंथ के रेडिएशन को वो एमिट भी कर पाएगा। सो ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी is the best possible emitter at any given temperature. That means किसी भी टेम्परेचर पे जो परफेक्ट ब्लैक बॉडी है ये बेस्ट पॉसिबल एमिटर है। बेस्ट पॉसिबल एमिटर का मतलब इस बॉडी से जो रेडिएशन एमिट होगा उसमें ऑल पॉसिबल वेवलेंथ प्रेजेंट होंगे। जैसे ये किसी भी वेवलेंथ के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, जब एमिशन होगा उस एमिशन स्पेक्ट्रा के अंदर भी सारे वेवलेंथ प्रेजेंट होंगे, ऑल पॉसिबल वेवलेंथ। आप किसी भी टेम्परेचर की बात कीजिए, इसलिए बोला गया बेस्ट पॉसिबल एमिटर। तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज द बेस्ट पॉसिबल एब्जॉर्बर एज वेल एज बेस्ट पॉसिबल एमिटर। बेस्ट पॉसिबल का मतलब किसी भी रेडिएशन के वेवलेंथ को वो एब्जॉर्ब भी कर लेगा और जब एमिट करेगा तो उस एमिशन स्पेक्ट्रा में सारे वेवलेंथ प्रेजेंट होंगे। तो बेस्ट पॉसिबल एब्जॉर्बर एंड बेस्ट पॉसिबल एमिटर। ओके, ना हम जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रा की बात करते हैं वो बेसिकली क्या है, जब हम किसी भी ब्लैक बॉडी को, हो सकता है वो परफेक्ट ब्लैक बॉडी हो, परफेक्ट ब्लैक बॉडी तो एक्चुअली होता ही नहीं है कोई भी, हम किसी भी ब्लैक बॉडी को जब एक सर्टेन टेम्परेचर तक हीट करते हैं, then the body starts emitting radiation of all wavelengths. किसी भी ब्लैक बॉडी को जब एक सर्टेन टेम्परेचर तक आप यूनिफॉर्मली हीट करेंगे तो उस बॉडी से रेडिएशन एमिट होना स्टार्ट होगा। द रेडिएशन which is emitted by the black body that is known as black body radiation. ये पॉइंट थोड़ा ध्यान रखिएगा, जब हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात करते हैं वो उसका एमिशन स्पेक्ट्रम है। तो when a black body is heated to a high temperature, then it will emit radiation of all wavelengths. तो emission होगा, उसके अंदर सारे wavelengths प्रेजेंट होंगे। तो जो emission स्पेक्ट्रा है उसी को क्या बोला जाता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का मतलब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा नहीं होता। जो ब्लैक बॉडी को जब हम हीट करते हैं उसका जो एमिशन स्पेक्ट्रा है उसको हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। जैसे एक एग्जांपल, मैं कॉमन एग्जांपल बताता हूं, परफेक्ट ब्लैक बॉडी तो ऐसा कुछ है नहीं। आपने में भी ये देखा होगा, आपने एक आयरन रॉड लिया, जैसे कोई भी फैक्ट्रीज में या कहीं पे जो लोहे की दुकानें होती है ना, लोहे का स्ट्रक्चर बनता है,
तो उसमें आपने देखा होगा, अगर एक आयरन रॉड लिया जाता है, आयरन रॉड को जब हीट अप करते हैं, टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं, पहले आपने देखा होगा आयरन रॉड का कलर रेड टाइप का दिखता है जिसको हीट करते हैं। टेम्परेचर को जब और ज्यादा इंक्रीज करेंगे तो ऑरेंज कलर दिखता है, और ज्यादा इंक्रीज करेंगे तो मे बी वो येलो होगा, और ज्यादा इंक्रीज करेंगे तो ब्लूइश आएगा। तो आयरन रॉड को जब आप हीट करते हैं रेड, उसके बाद और टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे ऑरेंज, येलो, ब्लूइश, ऐसे कलर्स दिखते हैं। वो बेसिकली जो हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे वही है। क्यों? और आपको लगेगा वो कलर क्यों दिख रहा है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन में बताया गया, जब आप ब्लैक बॉडी को हीट करते हैं तो रेडिएशन एमिट होगा। अब उस रेडिएशन के अंदर जो एमिशन हो रहा है उसके अंदर बहुत सारे वेवलेंथ प्रेजेंट होंगे, बट किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के कॉरिस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी मैक्सिमम होता है। जिस वेवलेंथ के कॉरिस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी मैक्सिमम होता है वही कलर हमें दिखता है। जैसे जब हम बोलते हैं जो आयरन रॉड को जब आप हीट करते हैं आपको रेड कलर दिख रहा है, रेड कलर का मतलब है रेड के कॉरिस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है उस पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है। जब आपको ऑरेंज दिखता है, टेम्परेचर आपने और इंक्रीज किया, ऑरेंज दिखता है, मतलब ऑरेंज कलर के कॉरिस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है उस पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है। तो जिस कलर के कॉरिस्पॉन्डिंग और जिस वेवलेंथ के कॉरिस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी मैक्सिमम होता है हमें वही कलर दिखता है। अब वो कौन डिसाइड करेगा? उसका एक प्रॉपर थ्योरेटिकल कैलकुलेशन है जो हम डिस्कस करेंगे, जो कौन सा कलर दिखेगा, किस वेवलेंथ के कॉरिस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा। सर बताइए। सर आपने पहले बोला था कि ब्लैक बॉडी कैन अब्सॉर्ब ऑल रेडिएशन, फिर वापस Right. अब बोल रहे हैं कि कोई भी टेम्परेचर पे ब्लैक बॉडी कैन एमिट ऑल रेडिएशन। तो एमिट करेगा, एक बॉडी जब अब्सॉर्ब कर रहा है तो एमिट कैसे कर सकते हैं? एब्सॉर्ब करेगा मतलब आप उसके ऊपर जब लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं ना, और इमिट कब करेगा? जब आपने लाइट इंसिडेंट नहीं किया, उस बॉडी को आपने हीट किया है जस्ट एक टेम्परेचर तक। दोनों सेपरेट फिनोमेना है। ओके सर, जैसे अगर मैंने ब्लैक बॉडी को रूम में रख दिया तो उसके ऊपर लाइट तो गिर रहा होगा, और फिर मैंने हीट किया तो वो तब भी ये करेगा, तब भी एमिट करेगा? बेसिकली कोई भी टेम्परेचर पे देखेंगे तो वो इमिट करेगा, बट वो डिपेंड करता है वो विजिबल रेंज में है या नहीं है। ओके सर। ठीक है। नॉर्मली जब हम हाई टेम्परेचर पे जाते हैं ना, जैसे बोला ना हाई टेम्परेचर इसलिए लिखा गया है, अगर आप लो टेम्परेचर पर करेंगे तो हो सकता है इंटेंसिटी ऐसा एक वेवलेंथ पे मैक्सिमम हो जो विजिबल रेंज में हो ही ना, लेकिन जब आप हाई टेम्परेचर यूज करेंगे तो ऐसे किसी वेवलेंथ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा जो विजिबल रेंज में होगा, तो वो हमें दिखेगा। तो मतलब एक टेम्परेचर पे एक ब्लैक बॉडी अब्सॉर्ब भी कर रहा होगा और एमिट भी कर रहा होगा? नहीं, एब्जॉर्ब जब करेगा वो तो इंसिडेंट लाइट की बात करेंगे ना, यहाँ पे हम लाइट इंसिडेंट नहीं कर रहे हैं ना एक्चुअली। सर अगर एक रूम में ब्लैक बॉडी रखी है तो लाइट तो इंसिडेंट होता रहेगा ना? तो उसमें अब्जॉर्प्शन और वो एक्सा चलता रहेगा साइमल्टेनियसली। ओके सर। हेलो सर। बट आई डोंट थिंक सिर्फ लाइट का जो मतलब वो एब्जॉर्प्शन होगा, बट उस केस में एमिशन जो है बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होगा, बिकॉज अगर एक लाइट रखते हैं तो वो ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं कर पाएगा एज कम्पेयर टू रूम टेम्परेचर। ओके सर। हेलो सर। अभी आप सर जैसे आयरन रॉड का एग्जांपल लिए हैं, जैसे सर इस पे लाइट को इंसिडेंट कराते तो सर ये एब्जॉर्ब करता है लाइट को, बट कंप्लीटली नहीं, और सर रिफ्लेक्ट कर देता है। तो सर यहाँ पे अच्छा तो मतलब ये एब्जॉर्ब नहीं कर, बट इसको जब हीटअप कर रहे हैं तो अच्छा खासा मतलब एक ह्यूज अमाउंट का रेडिएशन इमिट कर रहा है। तो सर इसको ब्लैक बॉडी कहें कि क्या कहें? मैंने बोला ना ब्लैक बॉडी का एक स्पेक्ट्रम होता है, उस स्पेक्ट्रम की तरफ दिखेगा कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट। ऐसा नहीं है ब्लैक बॉडी का कलर ब्लैक होना चाहिए, कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट उसको जब आप यूनिफॉर्मली हीट करते हैं तो उसका जो एमिशन स्पेक्ट्रा होता है वो ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम जैसा होता है। मतलब सर ये अगर इमिट करने लगा तो समझ लिया ब्लैक बॉडी है, अगर एब्जॉर्ब मतलब रिफ्लेक्ट कर गया या एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा तो सब इसके बेसिस पे बोल सकते हैं। एब्जॉर्प्शन की हम बात ही नहीं करते हैं। ओके सर। ठीक है। नॉर्मली जो ऑब्जेक्ट आता है, मैंने बोला ना परफेक्ट ब्लैक बॉडी कुछ नहीं है। जो एग्जांपल हमें देखने को मिलते हैं रियल लाइफ में, कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट ले लो, उसको हीट अप करो, उसका स्पेक्ट्रम ब्लैक बॉडी की तरह दिखेगा, एनी सॉलिड ऑब्जेक्ट। रेडिएशन एमिटेड कोई तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन ही कर रहे हैं ना सर? क्या? बेसिकली जो रेडिएशन एमिटेड हो रहा है
उसी को ब्लैक बॉडी कर रहे हैं ना? उसको ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोलते हैं। ओके सर, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। सर बताइए। सर जब टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो सर जो रेडिएशन वेवलेंथ है सर इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? थोड़ा सा वेट कीजिए, टॉपिक जब खत्म होगा क्लियर हो जाएगा। ओके सर। अभी यहाँ पे ऑल वेवलेंथ्स का मतलब क्या है? विजिबल मतलब नहीं, ऑल वेवलेंथ्स मतलब एनीथिंग फ्रॉम, थ्योरेटिकली इट कैन बी एनीथिंग फ्रॉम 0 to infinity, theoretically it can be anything from 0 to infinity, but normally जैसे जो हम सॉलिड ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, जो हम प्रैक्टिकल एग्जाम लाइफ में देखेंगे, तो वहां पे हम विजिबल रेंज की बात करते हैं, जो विजिबल रेंज में कोई भी वेवलेंथ हो सकता है, but theoretically it can be anything from 0 to infinity. मतलब इमिट करेगा तो 0 से इनफाइनाइट तक सारी वेवलेंथ इमिट करेगा। बिल्कुल। अब उसमें ये हो सकता है किसी पर्टिकुलर रेंज के कॉरिस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी ज्यादा हो और बाकी को कॉरिस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी बहुत कम हो। हाई टेम्परेचर पे ही पूरा रेडिएशन एमिट करेगा, ऑल वेवलेंथ। वो टेम्परेचर अगर आप कम भी रखते हो तब भी करेगा, लेकिन वो विजिबल रेंज में होने का प्रोबेबिलिटी कम है। अगर विजिबल रेंज में होगा ही नहीं तो उसको आप देखोगे कैसे? अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल, emit radiation of all wavelengths. emit radiation of all wavelengths का मतलब है वो किसी भी वेवलेंथ का जो एमिशन स्पेक्ट्रा है उसमें सारे वेवलेंथ्स प्रेजेंट हैं from 0 to infinity, including visible range. including visible range. सर हम यहाँ रेडिएशन की बात कर रहे हैं, लेकिन रेडिएशन ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है या मतलब कि ये नॉर्मल लाइट, व्हाइट लाइट की बात कर रहे हैं? जब हम ऑल वेवलेंथ्स की बात कर रहे हैं तो मोनोक्रोमेटिक कैसे हो सकता है? अच्छा, इसमें डिफरेंट मोनोक्रोमेटिक होगा तो सिंगल वेवलेंथ होगा ना, सिंगल वेवलेंथ होगा, ऑल वेवलेंथ होती है। ठीक, मोनोक्रोमेटिक यहाँ पे तो होना जरूरी भी नहीं है, मोनोक्रोमेटिक होगा तो सिंगल वेवलेंथ होगा। ओके सर। अगर हम ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम रखें और उसे इनफाइनाइट टाइम तक वेवलेंथ देते रहें तो सर वो इनफाइनाइट टाइम तक एब्सॉर्ब करता रहेगा। ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जब तक उसका मटेरियल स्ट्रक्चर डिस्टर्ब नहीं होता। ओके ठीक है, वैसे मटेरियल स्ट्रक्चर रहना चाहिए। सर ये जो आप हाई टेम्परेचर बोले हैं कि एक लिमिट है ना, उसके पहले तो रेडिएशन इमिट नहीं करेगा ना, जब वो टेम्परेचर अचीव कर लेगा उसके बाद सारे रेडिएशन इमिट होंगे ना, उसके पहले नहीं होगा ना इमिशन। विजिबल रेंज में होने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक होना चाहिए। ठीक है नोट डाउन कर लिया ये? सर जब ये ऑल वेवलेंथ्स इमिट करेगा तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी वही कलर हमें दिखाई देगा। जिस वेवलेंथ के कोरिस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी ज्यादा हो वही हमें बेसिकली उसी के आसपास जो कलर है वही दिखाई देगा। Sir, I think recording is not going on. Slide here. Recording हो रहा है, according to the cloud. This dot sign is there. Sir, excuse me sir. सर बताइए। ये पहली स्लाइड है क्या? ये पहली स्लाइड है सर, हो Yes. गया सर। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। हेलो सर। बताइए। सर जब हम एक बॉडी को दिखते हैं तो हमें जो रिफ्लेक्टेड वेव्स होता है वही दिखता है ना। अगर एक बॉडी एमिट कर रहा है रेडिएशन विजिबल रीजन में, क्या वो नहीं दिखेगा क्या? विजिबल रेंज में तो दिखेगा ना। तो दोनों डिपेंड करता है क्या कैसे बॉडी दिखता है, रिफ्लेक्शन और एमिशन। दोनों सिनेरियोस डिफरेंट है ना। एमिशन की बात हम कब कर रहे हैं? जब उसको हम हीट अप कर रहे हैं, और रिफ्लेक्शन की बात हम कब करेंगे? जब उसके ऊपर लाइट इंसिडेंट करेंगे। दोनों सेपरेट केसेस है ना। रिफ्लेक्शन की बात हम कब करेंगे? जब लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं तब रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं ना। और एमिशन की बात कब कर रहे हैं? जब उसको हम हीट अप कर रहे हैं।
सर जैसे आपने बोला कि जिस वेवलेंथ की इंटेंसिटी हाई होगी वो कलर हमें दिखेगा, तो फिर ब्लैक बॉडी कैसे बोल रहे हैं? वो तो जो कलर होगा वही बोलेंगे ना। मैंने स्टार्टिंग में बोला ब्लैक बॉडी का मतलब ब्लैक कलर ही नहीं होता है। ब्लैक बॉडी का एक पर्टिकुलर टाइप का एमिशन स्पेक्ट्रा होता है, ग्राफ होता है जो हम डिस्कस करेंगे। उस ग्राफ को जो ऑब्जेक्ट सेटिस्फाई करता है, उसको फॉलो करता है, उसी को ब्लैक बॉडी बोलते हैं। ब्लैक बॉडी का मतलब बॉडी के कलर से रिलेटेड नहीं है। सर तो अगर ऐसा अगर होता सर तो अगर ऐसा होता है तो आयरन रॉड को हीट करते हैं तो अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग कलर आता है, तो आयरन को क्या बोलेंगे? कौन सा कलर है? वो तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ना, कौन सा कलर आएगा। हम कलर बेसिस पे इसको ब्लैक बॉडी नहीं बोल रहे हैं। मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट यही था स्टार्टिंग में। हाँ बताइए। सर अगर सर एक बॉडी मतलब अगर एब्जॉर्ब कर रहा है अगर रेडिएशन को, तो सर मतलब अप्रोक्सीमेटली एक टाइम लिमिट होना चाहिए ना कि कितने देर के बाद मतलब एटम्स एक्साइटेड हो जाएंगे और उसके बाद फिर वो डी एक्साइट होंगे, मतलब रेडिएशन फिर स्टार्ट होगा। ये दोनों सेपरेट फिनोमेनाज हैं। एब्जॉर्ब की बात हम कब कर रहे हैं? एब्जॉर्ब की बात हम कर रहे हैं जब लाइट इंसिडेंट होने के बाद, और एमिशन की बात कब कर रहे हैं? जिसको जब हम हीट अप कर रहे हैं। दोनों अलग फिनोमेनाज हैं, हम दोनों को एक साथ लेके चल रहे हैं। ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं जब एमिशन करने के लिए पहले एब्जॉर्प्शन करना चाहिए, ऐसा मैंने थोड़ा नहीं बोला ना। अगर आप सिंपल उसको इमिट टेम्परेचर हीट कर दो तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो वाइब्रेट होना शुरू होंगे और कुछ देर बाद रेडिएशन एमिट होना स्टार्ट होगा। तो सर जब तो ब्लैक बॉडी जब पूरा माने जब उस पे जब वेवलेंथ इंसिडेंट होगा ऑफ ऑल वेवलेंथ जब इंसिडेंट होगा तब तो वो परफेक्टली ब्लैक ही दिखेगा ना? अगर परफेक्ट ब्लैक बॉडी है तो ब्लैक ही दिखेगी। ओके सर। सर लेकिन बार बार मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ, कोई भी ऑब्जेक्ट ब्लैक बॉडी है या नहीं है वो सिर्फ उसका एमिशन स्पेक्ट्रा से डिसाइड करते हैं। ओनली एमिशन स्पेक्ट्रा। ये जस्ट एक डेफिनेशन है परफेक्ट ब्लैक बॉडी का, जो कोई भी लाइट इंसिडेंट करेंगे वो एब्जॉर्ब कर लेगा। बट नॉर्मली जो हम ब्लैक बॉडी की बात करते हैं वो उसके एमिशन स्पेक्ट्रा से कंपेयर करके। सर हेलो सर, ब्लैक बताइए। बॉडी इमिशन को सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बेसिस पे देख सकते हैं इसको? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने क्या बोला था? लाइट इंसिडेंट कर रहे थे हम। यस सर। वहां पे क्या सारे लाइट को, वहां पे फर्स्ट थिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट था, वहां पे जी, क्या पूरा जी, लाइट जी, एब्जॉर्ब जी। हो रहा था? नो सर। सिंगल वेवलेंथ नहीं पूरा। सर पूरा तो नहीं। वहां पे मेटल सरफेस की बात कर रहे थे, यहाँ पे क्या वैसे कोई सरफेस की बात कर रहे जी हैं? सर। नहीं सर ऐसा तो नहीं है। जैसे इन दोनों केस में ऑफ आयरन रॉड, अगर सर इन केस ऑफ आयरन रॉड में हम देखें तो ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है सर? अगर उसका वर्क फंक्शन देखना पड़ेगा आयरन का क्या है, उस हिसाब से ओके लाइट सर समझ इंसिडेंट गया। करेंगे, तो पैरामीटर्स ओके भी सर। देखने पड़ेंगे। सर इमिशन स्पेक्ट्रा और रेडिएशन स्पेक्ट्रा दोनों अलग अलग है क्या? रेडिएशन का मतलब क्या है? एक एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन होता है, एक इमिटेड रेडिएशन होता है। हम यहाँ पे इमिटेड रेडिएशन की बात कर रहे हैं। देखो लिखा हुआ है एब्जॉर्बिंग रेडिएशन, इमिटेड रेडिएशन। रेडिएशन का मतलब ईएम रेडिएशन, वो इधर एब्जॉर्ब्ड होगा या इमिटेड होगा। सर बताइए। हेलो सर। सर जैसे कि आपने कहा था कि अगर किसी बॉडी पर किसी भी वेवलेंथ की लाइट इंसिडेंट होती है और वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव करेगा। तो सर उस कंडीशन में जब लाइट इंसिडेंट होती है तो उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा जिससे वो रेडिएशन बाद में एमिट कर सके? रेडिएशन जब इंसिडेंट होगा तो हो सकता है उसका टेम्परेचर बढ़ जाए, पॉसिबिलिटी है। तो सर बट मतलब वो सिर्फ वो रेडिएशन इतना टेम्परेचर नहीं बढ़ा पाएगा जो हाई टेम्परेचर की जो हम बात कर रहे हैं। ओके ना एक्चुअल जो ब्लैक बॉडी का स्ट्रक्चर है उस पे आते हैं। बताइए। हेलो सर। सर ये बोल रहा था कि इसके पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एप्लीकेशन सर छूट गया है क्या?
एप्लीकेशन एग्जाम में नहीं आता। ओके सर। सर सर बताइए। आपने बोला कि एक मतलब एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी होता नहीं है, लेकिन सर हम लोग ब्लैक होल के बारे में मतलब उसको परफेक्ट ब्लैक बॉडी बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं, अच्छे से गूगल पढ़िए। ब्लैक होल इज नॉट ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी। यस सर। ब्लैक होल सब नॉर्मली हम बोलते हैं ब्लैक होल के अंदर जो जाता है वापस नहीं आता, उसका रीजन अलग है। वहां पे हाई अमाउंट ऑफ ग्रेविटी होता है, इसकी वजह से कुछ वापस नहीं आता। यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन कर रहा है वो सरफेस प्रॉपर्टी है, जो ऑब्जेक्ट आप यूज कर रहे हैं उसका सरफेस प्रॉपर्टी है। तो ऐसा नहीं है ये सारा कुछ जो अंदर गया वो बाहर नहीं आया इसलिए हम ब्लैक बॉडी बोल देंगे। ब्लैक बॉडी में जो एब्जॉर्प्शन की हम बात करते हैं वो ऑब्जेक्ट का सरफेस का प्रॉपर्टी है, और ब्लैक होल में जो हम बोलते हैं जो अंदर जाता है वो वापस नहीं आता, वो हाई अमाउंट ऑफ ग्रेविटी की वजह से। तो वहां पे रीजन अलग है, ठीक है। तो ब्लैक होल को परफेक्ट ब्लैक बॉडी बोलना सही नहीं है। यस सर। ऐसे सन को भी बोलते हैं ब्लैक बॉडी, बट सन भी परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं है। इसमें भी बहुत सारे मतलब कंडीशंस हैं जो ब्लैक बॉडी के लिए होने चाहिए बट सेटिस्फाई नहीं करते, ठीक है। उसको भी हम अप्रोक्सीमेटली बोल देते हैं, बट सन भी कोई परफेक्ट ब्लैक बॉडी है नहीं, या कोई भी स्टार। तो जैसे बताया गया कोई भी परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं होता, बट एक यहाँ पे एक स्ट्रक्चर तैयार किया गया था दैट इज नोन एज फेरिस ब्लैक बॉडी, जो हम बोल सकते हैं इट इज ए नियरली परफेक्ट ब्लैक बॉडी। अगेन परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं, नियरली परफेक्ट ब्लैक बॉडी। तो स्ट्रक्चर कैसा है देखिए, लुक एट द फिगर। यहां पे एक डबल वर्ल्ड मेटल स्फीयर है। स्फीयर है, दो वॉल्स हैं, इनर वॉल है और आउटर वॉल है, डबल वर्ल्ड मेटल स्फीयर। और यहाँ पे एक स्मॉल ओपनिंग है, यहां से रियम रेडिएशन अंदर आएगा, और ये जो ओपनिंग है इसके जस्ट ऑपोजिट में एक कोनिकल प्रोजेक्शन। तो एक डबल वर्ल्ड मेटल स्फीयर, इनर वॉल आउटर वॉल, यहाँ पे छोटा सा एक ओपनिंग है जिससे रेडिएशन अंदर आएगा, और ऑपोजिट में एक कोनिकल प्रोजेक्शन है, ठीक है। अब कोनिकल प्रोजेक्शन क्यों है अभी समझ में आएगा। नाउ द इनर सरफेस इज कोटेड विथ लैम्प ब्लैक। डबल वॉल है, जो इनर वॉल है, लुक एट द पॉइंटर, जो इनर वॉल है इसको लैम्प ब्लैक से कोट किया गया। लैम्प ब्लैक क्या है? लैम्प ब्लैक बेसिकली एक पेट्रोलियम से बना हुआ प्रोडक्ट है जो 96% इंसिडेंट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो लैम्प ब्लैक क्या है? एक पेट्रोलियम से बना हुआ प्रोडक्ट है जो कितने परसेंट को एब्जॉर्ब करता है? 96-97% एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इनर वॉल जो है इसको लैम्प ब्लैक से कोट किया गया है। इससे क्या होगा? एनी रेडिएशन entering through O suffers multiple reflection at the inner wall and about 97% absorbed by lamp black at each reflection. तो देखिए अब डायग्राम को देखिए, इस ओपनिंग से ईएम रेडिएशन अंदर आएगा तो इंसिडेंट हुआ, रिफ्लेक्शन। जब एक बार इंसिडेंट होकर रिफ्लेक्ट हुआ कितना परसेंट अब्सॉर्ब हुआ? अप्रोक्सीमेटली 96-97 अप्रोक्सीमेट। बचा कितना रिफ्लेक्टेड लाइट में? 4% या 3%। अब रिफ्लेक्टेड लाइट यहां पे गया, यहां पे फिर इंसिडेंट हुआ, फिर यहां पे जो 3-4% बचा हुआ था उसका 96-97% एब्जॉर्ब होगा, फिर रिफ्लेक्शन हुआ। फिर देखिए तो रेडिएशन जब ओपनिंग से अंदर आएगा इस बॉडी के अंदर मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होंगे, एंड आफ्टर मल्टीपल रिफ्लेक्शंस अप्रोक्सीमेटली 100% रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जाएगा। बस ईच रिफ्लेक्शन में कितना परसेंट हो रहा है? 97%। तो फर्स्ट टाइम 97, बचा कितना? 3%। सेकेंड रिफ्लेक्शन में उस बचे हुए 3% का 97%, फिर जो थोड़ा सा बच गया उसका 97% थर्ड रिफ्लेक्शन में। तो ऐसे जब मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होंगे अप्रोक्सीमेटली, नॉट इक्वल टू, अप्रोक्सीमेटली 100% रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जाएगा, जो ब्लैक बॉडी के लिए नॉर्मली होना चाहिए। ब्लैक बॉडी के लिए क्या बोला गया था? किसी भी वेवलेंथ का लाइट अगर आप इमिट इंसिडेंट करते हैं 100% एब्जॉर्प्शन होगा। यहाँ पे एग्जैक्टली 100% तो नहीं है,
बट नियर अबाउट 100%, अप्रोक्सीमेटली 100%। तो ऐसा एक स्ट्रक्चर तैयार किया गया जिसमें अप्रोक्सीमेटली 100% एब्जॉर्प्शन पॉसिबल हो रहा था। नाउ यहां पे जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो स्मॉल ओपनिंग है इसके जस्ट ऑपोजिट में ये जो कोनिकल प्रोजेक्शन है, ये शेप बनाया गया ना, पॉइंटर को देखिए, ये शेप क्यों बनाया गया है? ठीक है, ये शेप इसलिए बनाया गया, अगर ये शेप यहां पे ना बनाया जाता, ऐसा भी हो सकता है जो रेडिएशन यहां पे आए, इस सरफेस के ऊपर नॉर्मल इंसिडेंस हो और वो डायरेक्ट बाहर निकल जाए। अगर ये प्रोजेक्शन यहां पे ना बनाया जाता, ये कोन शेप आपको दिख रहा है, ऐसा शेप अगर ना बनाया जाता, सिंपल स्फीयर बनाया जाता यहां पे, तो हो सकता है कि रेडिएशन यहां पे नॉर्मल इंसिडेंस हो और डायरेक्ट वापस चला जाए। तो इसीलिए ये कोनिकल प्रोजेक्शन यहां पे बनाया गया है। द कोनिकल मेटल प्रोजेक्शन प्रिवेंट्स एनी डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ रेज बैक थ्रू द ओपनिंग ओ। ये नॉर्मल इंसिडेंस हो और डायरेक्टली यहीं से वापस चला जाए, ऐसा ना हो, इसीलिए ये स्ट्रक्चर बनाया गया है। नोट डाउन कर लीजिए। सर बताइए। हेलो सर, ये अभी आपने बताया कि कोई भी बॉडी उसके एमिशन स्पेक्ट्रा पे डिपेंड करेगी कि वो ब्लैक बॉडी है या नहीं, तो हम कैसे कह सकते हैं ये एब्जॉर्प्शन फिनोमिना पे कैसे बता पा रहे हैं इसे ब्लैक बॉडी भाई है? थोड़ा सा वेट करो ना, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर एक तैयार किया गया था, उस बेसिस पे मैं पूरा डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पे किस बेसिस पे बताया जा रहा है? ब्लैक बॉडी का डेफिनेशन क्या बताया गया? अभी मैंने ब्लैक बॉडी का डेफिनेशन क्या बताया? अब लाइट इंसिडेंट करोगे 100% एब्जॉर्प्शन करेगा ना, तो वैसा एक स्ट्रक्चर तैयार किया गया। अब इसके बाद इसका एमिशन होगा या नहीं होगा, थोड़ा वेट कीजिए, बता रहा हूं मैं। थोड़ा सा तो पेशेंस रखो ना। प्लीज नोट इट डाउन। और यहां तक जो बताया गया, इसमें कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। सर थर्ड वाला पॉइंट एक बार और बता दीजिए, थोड़ा सा इलेबोरेट कर दीजिए कि वो मतलब कॉनिकल होने से कैसे रिफ्लेक्ट नहीं हो जाएगा वापस? बिकॉज लाइट जो है ये कॉनिक, ये टॉप वाला पोर्शन है, ये तो एक जस्ट पॉइंट है ना, ये जस्ट एक जो टिप है, ये पॉइंट है। अब ये जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग का विड्थ जो है ये इससे बड़ा है ना। हाँ, तो ओपनिंग का जो विड्थ है ये इससे बड़ा है और ये जस्ट एक पॉइंट है। अब इस ओपनिंग से जो लाइट निकलेगा वो सारा इस टिप के ऊपर नहीं आएगा ना, इस साइड में भी तो जाएगा। अच्छा हाँ, यस सर। तो डायरेक्ट रिफ्लेक्शन होकर बाहर नहीं जा सकता, बिकॉज अगर सारा लाइट इसी पॉइंट पे आता तो हो सकता है डायरेक्ट रिफ्लेक्शन में बाहर चला जाए, बट ओपनिंग का विड्थ बड़ा है, तो यहां से जो रेडिएशन अंदर आएगा, कुछ पोर्शन टिप के ऊपर आएगा, कुछ पोर्शन साइड में भी आएगा, तो डायरेक्ट वापस नहीं जा सकता, रिफ्लेक्ट हो। आ गया सर, ठीक है सर, थैंक यू, नोट भी हो गया। तो एब्जॉर्प्शन वाला जो फेनोमेना बताया गया था, जो 100% एब्जॉर्ब कर लेगा, तो यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार किया गया जिसका जो इनर वॉल है ये 100% और नॉट एग्जैक्टली 100%, अप्रोक्सीमेट 100% रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा। और इसके लिए मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा, ऐसा नहीं जो एक बार में एब्जॉर्ब कर लेगा। इस इनक्लोजर के अंदर मल्टीपल रिफ्लेक्शन होने के बाद अप्रोक्सीमेट 100% एब्जॉर्ब कर लेगा। नाउ मैंने क्या बताया था पिछले स्लाइड में, इस ब्लैक बॉडी को, कोई भी ब्लैक बॉडी अगर जो है उसको अगर आप हीट करते हैं एक सर्टेन टेम्परेचर तक, तो क्या होगा, रेडिएशन एमिट होगा, और उस रेडिएशन जो एमिट हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। रीड द नेक्स्ट पॉइंट। Now, if the walls of the cavity are uniformly heated to a temperature T, then the walls will emit radiation which will fill the cavity and come out through the opening O. Now, ये जो स्ट्रक्चर है इसको आपने हीट किया, जो आपने रेडिएशन इंसिडेंट किया था वो अप्रोक्सीमेटली 100% एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है। अब वो इंसिडेंट रेडिएशन वाला बात खत्म हुआ। अब आपने क्या किया, इस स्ट्रक्चर को, ये जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर को आपने यूनिफॉर्मली हीट किया टू ए सर्टेन टेम्परेचर T। तो जब आप हीट करेंगे, ये जो
कैविटी है, जो इनर वॉल्स हैं, ये रेडिएशन इमिट करना शुरू करेंगे। अब इसका रीजन क्या है हम ये डिस्कस करेंगे। तो ये जो इनर वॉल्स हैं ये रेडिएशन इमिट करना शुरू करेंगे। बेसिकली क्या होता है मैं ब्रीफली एक लाइन में बता देता हूं। जब आप टेम्परेचर से हीट करना शुरू करते हैं, ये जो कैविटी है, मतलब ये जो मेटल जो सरफेस है, इसके अंदर बहुत सारे एटम्स हैं। ये जो मेटल, जो भी मेटल है, इसके अंदर बहुत सारे एटम्स हैं। एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। न्यूक्लियस का चार्ज है पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन का चार्ज है नेगेटिव। न्यूक्लियस में जितना पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन में अगर हम टोटल चार्ज की बात करें उतना ही नेगेटिव चार्ज है। जितने भी टोटल इलेक्ट्रॉन है सबको ऐड कर दे तो न्यूक्लियस में जितना पॉजिटिव चार्ज है, सारे इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर करेंगे तो उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। तो ऑपोजिट चार्जेस क्या फॉर्म करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। तो न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है, एंड दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। तो एटम के अंदर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल क्रिएट होता है। ना जब आप टेम्परेचर उसको देंगे, हीटअप जब करेंगे, तो वो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल्स हैं वो वाइब्रेट, ऑसिलेट करता है, और ऑसिलेट करने की वजह से वो रेडिएशन इमिट करेगा। ठीक है, तो जब आप इसको टेम्परेचर देंगे, हीटअप करेंगे, तो इस मेटल के अंदर जो एटम्स हैं, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल्स हैं जो ऑसिलेट करेंगे, एंड ड्यू टू ऑसिलेशन दे विल एमिट रेडिएशन। तो इस इनर वॉल से रेडिएशन बाहर आएगा एंड इट विल फिल द कैविटी। अब रेडिएशन जो बाहर आया है, मतलब कैविटी के अंदर ऐसे एमिट हो रहा है, वो इस ओपनिंग से बाहर भी तो जाएगा। तो इस ओपनिंग से जो रेडिएशन बाहर जा रहा है, इसी को हम क्या बोलेंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और कैविटी रेडिएशन। तो ये जो रेडिएशन बाहर जा रहा है, ये इमिटेड रेडिएशन है या एब्जॉर्ब रेडिएशन है? एमिटेड रेडिएशन। एमिटेड रेडिएशन। जब आप इसको हीट अप कर रहे हैं, जो इनर वॉल्स हैं ये इमिशन रेडिएट करेंगे, और जो कैविटी से इस ओपनिंग के थ्रू बाहर जाएगा। और वो जो कैविटी से रेडिएशन बाहर जा रहा है, उसको एक्सपेरिमेंट्स में कुछ क्वांटिटीज मेजर की जाती हैं। क्या मेजर किया जाता है हम डिस्कस करेंगे। तो लाइट, आपने देखिए दोनों चीजें हो रही हैं। पिछले स्लाइड में क्या बताया आपने, लाइट इंसिडेंट किया, लाइट इसके अंदर, सॉरी रेडिएशन इसके अंदर आया, अंदर वाले वाल को आपने लैम्प ब्लैक से कोट किया था, तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बाद अप्रोक्सीमेटली 100% एब्जॉर्प्शन हो गया। इसका मतलब है 100% एब्जॉर्प्शन होने के लिए आपको एक स्ट्रक्चर वैसा तैयार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है जो कोई भी ऑब्जेक्ट लेंगे तो वो 100% एब्जॉर्प्शन कर लेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट 100% एब्जॉर्प्शन नहीं करता। 100% एब्जॉर्प्शन करने के लिए इनर वॉल्स को किससे कोट किया गया था, लैम्प ब्लैक से, जो 96-97% एब्जॉर्ब कर लेता है, और मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बाद अप्रोक्सीमेटली 100% एब्जॉर्प्शन हो जाता है। नाउ रेडिएशन एब्जॉर्ब हो गया। अब आपने क्या किया, इस कैविटी को हीट किया, तो इस वॉल से इमिशन रेडिएशन एमिट होगा, जिस ओपनिंग से बाहर जाएगा। और ये जो रेडिएशन एमिट हो रहा है, इसी को हम बोलेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो जो हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोलते हैं वो एमिशन स्पेक्ट्रा है, एमिटेड रेडिएशन के बारे में बोल रहे हैं। सर बताइए। तो ब्लैक बॉडी में किसी भी फाइनाइट टेम्परेचर के लिए कोई ना कोई एमिशन तो होता ही होगा ना? बिल्कुल। मतलब सिर्फ एमिशन सिर्फ 0 केल्विन पे सीज करेगा? मतलब वो 0 के उतना कम टेम्परेचर भी नहीं, 0 केल्विन पे नहीं, मतलब आप बोल सकते हो जितना भी लो टेम्परेचर हो थ्योरेटिकली होगा, बट उसको एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करना मुश्किल है। एस्टिमेट कैसे कर सकते हैं? एक्सपेरिमेंटली अगर ऑब्जर्व करना है, अगर हम एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करना चाहते हैं, तो आपको हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा सच दैट उसका जो ऑसिलेशन हो या उसका जो फ्रीक्वेंसी इमिट कर रहा है वो बिल्कुल जो विजिबल हो बेसिकली। सर जब इसको हीट कर रहे हैं तो ये इमिट कर रहा है रेडिएशन,
तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ये उससे टकराने के बाद फिर से एब्जॉर्प्शन हो जाए उसका एनर्जी रेडिएशन का, तो फिर ये बाहर ही ना निकले। बिल्कुल हो सकता है, बट 100% नहीं हो सकता ना, बिकॉज ये क्लोज्ड एनक्लोजर तो है नहीं। अगर ये क्लोज्ड होता, यहाँ से बंद हो जाता, तब आप बोल सकते थे सारा एब्जॉर्ब तो करेगा, बिल्कुल एमिशन होने के बाद जब यहाँ पे फिर टकराएगा एब्जॉर्ब होगा, बट सिंस यहाँ पे ओपनिंग है तो सारा एब्जॉर्ब तो नहीं हो सकता ना, बाहर भी निकलेगा। बट इंटेंसिटी उसकी कम हो जाएगी। सिंस वो कॉन्टिन्यूअस एमिशन हो रहा है तो जो निकलेगा वो मेजरेबल इंटेंसिटी होगा, बिकॉज एमिशन प्रोसेस कॉन्टिन्यूअसली चल रहा है। ठीक है, एब्जॉर्ब होगा बट जो बाहर निकलेगा वो सिग्निफिकेंट अमाउंट होगा। हाँ बताइए सर। जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है तो फिर ये 100% ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्यों नहीं है कंप्लीटली? 100% कहाँ हो रहा है? मैंने बोला ना अप्रोक्सीमेट 100%। सर मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, तो फिर 100% होना चाहिए। नहीं होगा ना, कुछ ना कुछ कम तो रहेगा, 100 से थोड़ा सा कम तो रहेगा। इसके दो रीजंस हैं, जस्ट वन मिनट। इसके दो रीजंस हैं, एक है 97% हो रहा है तो एक्चुअली मतलब एग्जैक्ट 100% कभी अचीव नहीं होगा, और दूसरा रीजन ये है, ये जो लैम्प ब्लैक से कोट किया गया है, ये जो 97% एब्जॉर्ब करता है ना, ये पता है कौन से लाइट को एब्जॉर्ब करता है? जो विजिबल रेंज में होता है। जो 97% बोला गया है, जो लैम्प ब्लैक 97% को एब्जॉर्ब कर लेता है, कौन से लाइट को एब्जॉर्ब करता है? जो विजिबल रेंज में होता है। जो विजिबल रेंज में नहीं होता उसके लिए डेटा नहीं है। परफेक्ट ब्लैक बॉडी का डेफिनेशन क्या था सर? जो 100% रेडिएशन को 100% प्लस ऑल वेवलेंथ होना चाहिए। यस सर। यहाँ पे लैम्प ब्लैक जो कोटिंग यूज किया गया है वो सारे वेवलेंथ को एब्जॉर्ब नहीं करता 97%, जो विजिबल लाइट होता है उसका 97% एब्जॉर्ब करता। ओके सर। इसलिए परफेक्ट कभी भी पॉसिबल नहीं। ओके सर। सर एक डाउट है, जैसे अभी आपने बताया था कि सर जो डाइपोल्स क्रिएट होंगे उसमें वो वाइब्रेट हो रहे हैं सर, उसकी वजह से एमिशन हो रहा है सर, एक बार आप रिपीट करेंगे इसको? ये बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला पार्ट है, जो कोई भी ऑसिलेटिंग चार्जेस रेडिएशन एमिट करता है, तो यहाँ पर एटम के अंदर जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स है वो चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो चार्ज पार्टिकल्स जब ऑसिलेट करेंगे तो वो रेडिएशन एमिट करेंगे, और उस रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी क्या होगा? जिस फ्रीक्वेंसी से वो ऑसिलेट कर रहे हैं उसी फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन एमिट करेंगे। तो ये एक्चुअल थ्योरेटिकल डिटेल्स में आप लोग ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सॉरी ईएमटी का पार्ट है। हाँ बताइए। बट सर जो डाइपोल्स अभी आपने बताया था सर, इसमें डाइपोल्स थोड़ी ना बनेंगे सर, वो तो डाइपोल्स का ओरिएंटेशन डिफरेंट डायरेक्शन में होगा, बट जो नेट डाइपोल होगा वो तो जीरो कहलाया जाएगा ना, क्योंकि नॉन पोलर होगा जो भी एटम होगा सर। ये पोलर की भी बात कर सकते हैं हम इसमें। यहाँ पे इन जनरल ऐसे पोलर नॉन पोलर होना ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इस पे फेनोमेना डिपेंड नहीं करता। सर तो जो डाइपोल वाइब्रेट इन जनरल इन सिंपल वर्ड्स में आप ऐसा समझ लो ना, आपके पास हाँ ये अलग बात है, इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन अलग होता है, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर जितने भी पॉजिटिव चार्जेस हैं और अगर हम इलेक्ट्रॉन का टोटल चार्ज ले लेते हैं तो वो दोनों तो इक्वल अपोजिट हुआ ना। yes, अब उस केस में जो डिस्टेंस आएगा वो यू कैन से एक इफेक्टिव डिस्टेंस मानना पड़ेगा, दैट इज नॉट द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, एक इफेक्टिव डिस्टेंस आएगा जब हम सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ कंसीडर करेंगे। सर तो जो डाइपोल वाइब्रेट करेगा वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए इन ऑल रेंजेस पर वाइब्रेट करेगा, ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए यही फ्रीक्वेंसी होगा, ऐसा नहीं है ना, एक पर्टिकुलर रेंज होगा। जैसे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे देयर आर मेनी इनफाइनाइट मेनी लार्ज नंबर ऑफ डाइपोल्स, अब उनके लिए हो सकता है सपोज आपके पास जस्ट फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग 1 लाख डाइपोल्स है, मान लीजिए 1 लाख डाइपोल्स है, तो आउट ऑफ 1 लाख डाइपोल मे बी 30,000 डाइपोल्स ऐसे हैं जो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेट कर रहे हैं, 20,000 डाइपोल्स हैं जो दूसरे फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेट कर रहे हैं। तो जिस फ्रीक्वेंसी पे नंबर ऑफ डाइपोल ज्यादा होंगे उस फ्रीक्वेंसी के कॉरिस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगा? ज्यादा होगा। तो ऐसा नहीं है जो एक डाइपोल के कॉरिस्पॉन्डिंग बहुत सारे फ्रीक्वेंसीज हैं,
देयर आर लार्ज नंबर ऑफ डाइपोल्स जिनका फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन अलग अलग हो सकता है, इसीलिए जो रेडिएशन एमिट हो रहा है उसका फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ भी एक रेंज में होगा, ना कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ हो। Okay. And theoretically, the range can be from 0 to infinity at right, right. Theoretically. Okay. सर ये इनर सरफेस के थ्रू क्यों ले रहे हैं हम, आउटर सरफेस को कंसीडर क्यों नहीं ले रहे हैं? कौन सा? सर आपने बताया कि इनर वॉल्स को हम कोटिंग करते हैं जो भी ब्लैक स्लैम ब्लैक, सर आउटर सरफेस का इसमें कोई रोल नहीं होता? बिकॉज यहाँ पे बीच में वैक्यूम है ना, हमें लिखा था ना सर। मतलब जैसे हम इसको हीट अप कर रहे हैं फॉर एमिशन, तो हीट अप करने का मतलब प्रोसेस में कि मतलब हम इसको डायरेक्ट हीट प्रोवाइड करते हैं या फिर किसी इक्विपमेंट के थ्रू ऐसे करते हैं कि वो होल्स के थ्रू जाए, या फिर सिर्फ इनर वॉल्स ही हीट कर पाए? पूरा ऑब्जेक्ट ही हीट करता है, बट ये जो दो वॉल्स हैं, दो वॉल्स के बीच में वैक्यूम क्या है यहाँ पर? हाँ सर, वैक्यूम है। वैक्यूम है, तो यहाँ पे जो एटम है वो इस सरफेस के थ्रू जो है, पर इस केस में इस सरफेस के थ्रू जो एमिशन है उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। हम आउटर सरफेस की बात करेंगे जब ये आपका इनक्लोज स्ट्रक्चर होगा। सिंस यहाँ पे वैक्यूम है तो इसके थ्रू एज सच कोई हीट रेडिएशन नहीं होगा इस पोर्शन में। हाँ, अंदर वैक्यूम है। अगर यहाँ पे वैक्यूम ना होता तब हम यहाँ पे आउटर सरफेस की भी बात करते, बट यहाँ पे स्ट्रक्चर ही ऐसा तैयार किया गया है जो आउटर सरफेस यहाँ पे कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। मतलब सर हम जो कैविटी से जो रेडिएशन आ रही होती है, मतलब एमिट हो रही होती है इनर वॉल्स के थ्रू, हम उनको कंसिडरेशन में लाते हैं ऑब्जर्वेशंस के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया था उसमें ऐसा ही स्ट्रक्चर तैयार किया गया था। बिकॉज हम जब एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे थे तब भी हम एब्जॉर्प्शन किस सरफेस की बात कर रहे थे? इनर सरफेस की बात कर रहे थे। और जब हम एमिशन की बात कर रहे हैं तब भी किसकी बात कर रहे हैं? इनर सरफेस की। तो स्ट्रक्चर ही ऐसा तैयार किया गया है। अब ऐसा नहीं है जैसे नॉर्मल अगर हम कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट लेते हैं, जैसे आयरन रॉड का मैंने एग्जांपल लिया था, अब आयरन रॉड में थोड़ी ना ऐसा कोई ओपनिंग है, तो आयरन रॉड में जो एमिशन होगा वो किस सरफेस से हो रहा है? सर आउटर से हो रहा है वो। आउटर सरफेस से। तो नॉर्मल ऑब्जेक्ट के लिए हम आउटर सरफेस की बात करेंगे, बट यहाँ पे स्ट्रक्चर ऐसा तैयार किया गया है जो एब्जॉर्प्शन एमिशन दोनों ही किसका कंसीडर कर रहे हैं? इनर सरफेस। जो नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा गया है, ऐसा नहीं है जो यही स्ट्रक्चर तैयार करना है, ये तो जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था वहां पे स्ट्रक्चर की बात की गई थी, बट इन जनरल एनी यूनिफॉर्मली हीटेड एनक्लोजर, जैसे मैंने बोला कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट आप ले लीजिए और उसको अगर आप यूनिफॉर्मली हीट करते हैं देन इट विल बिहेव लाइक ए ब्लैक बॉडी। अगेन नॉट ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी, नॉट ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी। किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को अगर आप यूनिफॉर्मली हीट करते हैं तो वो ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव करेगा एंड इट विल एमिट रेडिएशन विच रिसेम्बलेंस ब्लैक बॉडी रेडिएशन। मतलब जिसका जो एमिशन है वो कैसा दिखेगा? इट विल सिमिलर टू ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इसलिए मैंने बोला था जितने भी एग्जाम्पल जो प्रैक्टिकली हम देखने को मिलते हैं ये तो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर था जो तैयार किया गया था, बट इन जनरल किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को अगर आप हीट करते हो जो एमिशन स्पेक्ट्रा होगा वो ब्लैक बॉडी की तरह सिमिलर होगा, जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और ये रेडिएशन बेसिकली किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। ब्लैक बॉडी रेडिएशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ द एनक्लोजर ओनली। इसका मतलब क्या है? किस वेवलेंथ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा ये किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। So the wavelength at which intensity is maximum depends on temperature. जैसे मैंने आयरन रॉड का एग्जांपल लिया था, रेड कलर, ऑरेंज कलर, येलो कलर, ब्लूइश कलर, ये कलर चेंज कब कर रहा था? जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे। यस सर। और आप एक चीज नोटिस करो, टेम्परेचर जब आप इंक्रीज कर रहे हैं पहले रेड हुआ, फिर हुआ ऑरेंज,
तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ वेवलेंथ लोअर साइड में शिफ्ट कर रहा है या हायर साइड में? लोअर में। लोअर साइड में। जब टेम्परेचर आपने हिट करना स्टार्ट किया, पहले रेड का टेम्परेचर ज्यादा होता है, आपने और ज्यादा हिट किया ऑरेंज कलर, ऑरेंज का टेम्परेचर रेड से कम है, और ज्यादा हिट किया येलो, और कम हो गया वेवलेंथ, और फिर और हीट अप किया ब्लूइश, और कम हो गया। मतलब टेम्परेचर जितना इंक्रीज कर रहा है, जिस वेवलेंथ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम आएगा वो वेवलेंथ लोअर साइड की तरफ शिफ्ट कर रहा है। हो गया। नोट डाउन हो गया? यस यहाँ पे सर यूनिफॉर्म हीटेड इन मतलब कहने का क्या मीनिंग है सर? यूनिफॉर्मली हीट होने का जरूरत है बिकॉज फाइनली ये सारा फेनोमेना तब स्टार्ट होगा जब ये थर्मल इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा। क्योंकि सर अगर हीट तो एक बॉडी तो हो सकता है, बट इफ हम एटॉमिक लेवल पर देखें तो यूनिफॉर्म में हीट सर, अगर क्योंकि एक एटम में तो हम पूरे बॉडी टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, मैं एटम के टेम्परेचर की बात नहीं कर रहे हैं, बॉडी टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, जो मैक्रोस्कोपिक बॉडी। ओके सर। कहने का मतलब पूरा जो कैविटी है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए ना सर? बिल्कुल। ओके सर आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल बिकॉज अभी जो किसी ने क्वेश्चन किया था, जस्ट 1 मिनट, अभी जो किसी ने क्वेश्चन किया था ना, जो रेडिएशन एमिट होगा वो एब्जॉर्ब भी तो करेगा। तो बेसिकली ये एमिशन एमिट हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, ये फेनोमेना साइमल्टेनियसली चलता है और उसमें से कुछ बाहर भी जाएगा। तो ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन की हम बात कर रहे हैं, ये तभी अचीव होगा जब वो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा। इसको बोल रहे हैं यूनिफॉर्मली हीट होना चाहिए, तो पूरे बॉडी का टेम्परेचर यूनिफॉर्म होना चाहिए, तभी वो स्पेक्ट्रा शो करेगा। हाँ बताइए। आपने जो समझाया कि अभी ऑसिलेट करता है, डाइपोल रेडिएशन लिमिट होता है, सर इसको इस वे में नहीं देखा जा सकता कि जो हीट दे रहे हैं वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स, और वो अपने एनर्जी लेवल से डिफरेंस की वजह से वो इमिट कर रहा है रेडिएशन? देखिए प्लैंक ने या जितने भी साइंटिस्ट ने ये सारी चीजें डेवलप किया था, तो उन्होंने भी सारी चीजें सोची होंगी, तो सोच के जो फाइनल रिजल्ट तक पहुंचा है उससे चीजें एक्सप्लेन होंगी जो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो उस केस में सर डाइपोल ही था सर? उन्होंने डाइपोल एज्यूम किया था और उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करके देखा था, ये रिजल्ट मैच कर रहा है, तो उन्होंने उनका जो एजम्पशन था उनको सही माना। ओके सर। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन का एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन डिस्कस करने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। बिकॉज ब्लैक बॉडी रेडिएशन के क्वेश्चन में ना जो क्वांटिटी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो टर्मिनोलॉजी का मतलब क्लियरली समझ जरूरी है, अदरवाइज क्वेश्चन में गलती होने का चांस रहता है। जैसे एक क्वांटिटी है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन और स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी, और दूसरा क्वांटिटी है टोटल इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। दोनों में डिफरेंस क्या है देखिए। पहले इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन या स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी की बात करते हैं, डिनोट किया गया है आई लैम्डा। स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी का मतलब होता है इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन पर यूनिट वेवलेंथ रेंज। दिस इज इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, स्पेक्ट्रल का मतलब है पर यूनिट वेवलेंथ रेंज। ये एक्स्ट्रा आ गया, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन पर यूनिट वेवलेंथ। इसका जब आप यूनिट लिखेंगे ना, यूनिट में भी थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी इसका जो यूनिट है, आप मुझे बताइए इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है? वाट पर सेकंड, वाट पर मीटर स्क्वायर, वाट पर मीटर स्क्वायर। तो वाट को लिखेंगे जूल पर सेकंड, तो एनर्जी जूल पर यूनिट एरिया
पर यूनिट टाइम। तो ये होता है इंटेंसिटी का यूनिट, जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। बट यहां पर यूनिट वेवलेंथ रेंज भी है, तो यहां पे जो यूनिट होगा उसमें एक आएगा पर एंगस्ट्रॉम या पर नैनोमीटर। ये थोड़ा केयरफुल रहिएगा। इंटेंसिटी का यूनिट होता है जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, बट स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी का मतलब होता है इंटेंसिटी पर यूनिट वेवलेंथ। तो यहां पे पर एंगस्ट्रॉम भी आएगा। ना इसे डिफाइन कैसे किया गया? इंटेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो देखिए, एनर्जी ऑफ रेडिएशन एमिटेड बिटवीन लैम्डा एंड लैम्डा प्लस डी लैम्डा। जो एमिटेड रेडिएशन है उसके अंदर बहुत सारे वेवलेंथ प्रेजेंट है। तो क्या किया गया, ये जो वेवलेंथ रेंज है लैम्डा एंड लैम्डा प्लस डी लैम्डा, इस रेंज के अंदर जो एनर्जी है वो मेजर किया गया। इस वेवलेंथ, इस रेंज में जो रेडिएशन है उसका एनर्जी कितना है। तो एनर्जी ऑफ रेडिएशन एमिटेड बिटवीन दिस रेंज पर यूनिट टाइम। तो देखो, टाइम से डिवाइड किया गया, पर यूनिट एरिया, एरिया से डिवाइड किया गया। किसका एरिया होगा? जो ब्लैक बॉडी का एरिया है। जो ब्लैक बॉडी जो है उसका जो सरफेस एरिया है जहां से एमिशन हो रहा है। तो एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया एंड यहां पे पर यूनिट वेवलेंथ भी है। तो यहां पे आप नोटिस कीजिए, जो वेवलेंथ का रेंज है उसका विड्थ कितना है? डी लैम्डा। डी लैम्डा। तो हमें पर यूनिट वेवलेंथ कैलकुलेट करना है तो डी लैम्डा से डिवाइड कर दिया गया। तो एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया और पर यूनिट वेवलेंथ कैलकुलेट करना है तो ये जो विड्थ है डी लैम्डा उससे डिवाइड कर दिया गया। दिस इज स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी, जिसका यूनिट ये होता है। ना अगर हम टोटल इंटेंसिटी की बात करें, ये तो है पर यूनिट वेवलेंथ। टोटल इंटेंसिटी का मतलब है जब आप आई लैम्डा का इंटीग्रेशन करेंगे फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। ये क्या है? देखिए, टोटल एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया ओवर ऑल वेवलेंथ्स। यहां पे जैसे एक पर्टिकुलर रेंज में कैलकुलेट कर रहे थे, जब आप ये इंटेंसिटी इंटायर वेवलेंथ रेंज के लिए कैलकुलेट करेंगे, टोटल एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ओवर ऑल वेवलेंथ्स, उसको बोलते हैं टोटल इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। और इसका यूनिट क्या होगा? एनीवन? जूल मीटर पर स्क्वायर पर सेकंड। वाट पर मीटर स्क्वायर या जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड, जो नॉर्मल इंटेंसिटी का यूनिट होता है। सर आई लैम्डा को हम लोग DI by D लैम्डा लिख सकते हैं। आई लैम्डा को DI डी लैम्डा? यस सर, DI by D लैम्डा। DI by D लैम्डा, हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। DI बेसिकली यही है, एनर्जी अपॉन टाइम अपॉन यूनिट एरिया, लिख सकते हैं। तो दोनों डिफरेंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी का मतलब आप एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन की बात कर रहे हैं, और टोटल इंटेंसिटी का मतलब जब आप एंटायर वेवलेंथ रेंज पे इंटेंसिटीज को ऐड कर देंगे। तो स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी का यूनिट यह है, टोटल इंटेंसिटी का यूनिट यह है। नोट डाउन कर लीजिए। ये मैं पहले क्लियर कर रहा हूं बिकॉज ऐसा एग्जाम में भी पूछा गया है। एग्जाम में कभी पूछा गया है स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी, कभी पूछा गया है टोटल इंटेंसिटी के बारे में, और ये अगर आपने गलत आइडेंटिफाई कर लिया तो ऑब्वियसली जो भी आप सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो गलत ही होगा। तो रीड द क्वेश्चन केयरफुली। क्वेश्चन में स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी के बारे में बोला गया है या टोटल इंटेंसिटी के बारे में? सर स्पेक्ट्रल रेडिएशन मतलब इंटेंसिटी मतलब एक वेवलेंथ की इंटेंसिटी, मतलब पर यूनिट वेवलेंथ, इंटेंसिटी पर यूनिट वेवलेंथ। और ये हम किस वेवलेंथ पे कैलकुलेट कर रहे हैं? एक पर्टिकुलर लैम्डा पे। यस। ये फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में भी हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, वेवलेंथ रेंज। सपोज हम आई लैम्डा ना बोल के आई न्यू बोल दिया हमने। अगर यहाँ पे हमने आई न्यू बोला तो यहाँ पे क्या रेंज होगा? न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू। डी न्यू।
तो स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी को हम वेवलेंथ के टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, एनी क्वेश्चन इन दिस? यस सर। सर ये जो आपने यूनिट बताई है इसके लास्ट में एंगस्ट्रॉम पर एंगस्ट्रॉम क्यों लगाई है सर? वेवलेंथ तो हम मीटर में भी कैलकुलेट करते हैं पर यूनिट वेवलेंथ। बिल्कुल करते हैं, लेकिन नॉर्मली विजिबल रेंज के लाइट में हम क्या यूज करते हैं? एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर ऐसे यूज करते हैं ना। अदरवाइज आप लिख सकते हो 10 to the power -9 -10 मीटर इनवर्स। हो जाए तो बता दीजिए। और सर जो टोटल इंटेंसिटी का जो हमने लास्ट में वो एक्सप्रेशन लिखा है जो वो मतलब यूनिट्स में, सर इसमें फिर एंगस्ट्रॉम से मल्टीप्लाई नहीं होगा ये? यस सर। इसलिए तो यहाँ पे एंगस्ट्रॉम कट गया ना, बेसिकली है नहीं। इसमें क्या आएगा? पर एंगस्ट्रॉम, और इसमें एंगस्ट्रॉम कैंसिल कर गया। एक्सक्यूज मी सर। बताइए सर, इसमें हमने फॉर्मूले में जो यूनिट के लिए यूज करा जैसे dt, dl, वेवलेंथ और जो एरिया, सर हमें d क्यों कर रहे हैं? स्मॉल की, यहाँ पे हम डी लैम्डा स्मॉल चेंज की बात कर रहे हैं ना, तो उस सेंस में हम उसको लिख रहे हैं। ओके सर। बेसिकली यहाँ पे एरिया ही आएगा, वो आप डी, यहाँ पे डी लैम्डा लिखा है इसलिए मैंने यहाँ पे डीए यूज किया। सर ये आई लैम्डा क्या टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है क्या? आई लैम्डा टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है क्या? आई लैम्डा टेम्परेचर को कहाँ पे मैंने लिखा गया है टेम्परेचर? मैं पूछ रहा हूँ सर, ऐसा क्या यही बात है? आई लैम्डा मतलब कि बेसिकली है क्या सर? मैंने अभी क्या बताया? आई लैम्डा है क्या? इंटेंसिटी, स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी। ये तो एक्सप्लेन कर रहे थे ना अभी, आई लैम्डा स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी है। अच्छा, उसको टोटल इंटेंसिटी जब किए तो उसको हम लोग इंटीग्रेट कर दिए ना सर। मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूँ, बताइए। सर जब वेवलेंथ को सर एक रीजन में लेते हैं तो सर यहाँ पर जो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन पर यूनिट वेवलेंथ लिखे हैं सर, यहाँ पर समझ में नहीं आया कि कौन सा वेवलेंथ लिखे हैं। जो मतलब पहले हमने इस रेंज के लिए कैलकुलेट किया और फिर हमने उस रेंज का विड्थ से डिवाइड कर दिया, तो पर यूनिट वेवलेंथ हुआ ना। फिर भी सर ये तो एक पार्टिकुलर नहीं, एवरेज देगा ना। हाँ, तो उस रेंज में एवरेज क्यों? मतलब यहाँ पे हम एक पूरा एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं और पर यूनिट वेवलेंथ कैलकुलेट। हाँ, एवरेज तो ऑब्वियसली है, तो पर यूनिट वेवलेंथ तो हम ऐसे कोई भी क्वांटिटी पर यूनिट कैलकुलेट करना है तो हम क्या करते हैं? सपोज आपको लैम्डा पे कुछ कैलकुलेट करना है पर यूनिट वेवलेंथ, तो हम क्या करेंगे? लैम्डा से एक स्मॉल डिस्टेंस लेंगे और स्मॉल रेंज लेंगे और उस रेंज के अंदर एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, फिर उस रेंज से डिवाइड कर देंगे, तभी तो पर यूनिट निकलेगा। यस। और ये डी लैम्डा स्मॉल है, फर्स्ट थिंग ध्यान रखिएगा, दिस इज स्मॉल क्वांटिटी, स्मॉल वैल्यू। लैम्डा और डी लैम्डा, ये जो डी लैम्डा इज स्मॉल एज कंपेयर टू लैम्डा। सर ये स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी फिक्स वेवलेंथ के लिए है क्या? किसी भी वेवलेंथ के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। सर इन दोनों को अलग अलग करने की जरूरत क्यों पड़ रही है हमें? मतलब अलग अलग आप क्यों स्टेट कर रहे हैं चीजों को? एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए बताता है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे इंटेंसिटी क्या होगा, और दूसरा बताता है पूरे स्पेक्ट्रम में कितना इंटेंसिटी आएगा। ये क्या बता रहा है? एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए इंटेंसिटी क्या है, और ये क्या बता रहा है? जो पूरा स्पेक्ट्रम हमें दिखेगा उसमें टोटल इंटेंसिटी कितना है। दोनों अलग है। तो पूरे स्पेक्ट्रम मतलब हम किसी एक वेवलेंथ के लिए देख रहे हैं ना, मतलब किसी पूरे स्पेक्ट्रम का मतलब क्यों होगा? ओवरऑल वेवलेंथ लिखा हुआ है। पूरे स्पेक्ट्रम का मतलब जितने भी वेवलेंथ दिख रहे हैं पूरे रेडिएशन में जो टोटल वेवलेंथ दिखेगा। अच्छा सर, तो फिर वो बहुत सारी वेवलेंथ्स हमें दिखती है ना, उसमें आपने बताया कि काफी अलग अलग वेवलेंथ्स दिखेंगे, या फिर एक फिक्स टेम्परेचर पे देखेंगे तो एक ही हमें वेवलेंथ दिखेगी, तो फिर कौन सा हम इसमें अब ये घूम फिर के वहीं पे आ गया।
यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल वेवलेंथ, हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं लैम्डा के रेस्पेक्ट में 0 to infinity, तो एक वेवलेंथ कहाँ पे है? अगर एक ही वेवलेंथ है तो ये इंटीग्रेशन का क्या मतलब है? ओवर ऑल वेवलेंथ बोलने का क्या मतलब है? रेडिएशन के अंदर बहुत सारे वेवलेंथ दिखेंगे। मैंने अभी कुछ देर पहले बताया किसी एक वेवलेंथ के लिए इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, बाकियों के लिए इंटेंसिटी कम होगा। तो अगर आपको अलग अलग वेवलेंथ के लिए वैल्यू चाहिए तो आप ये कैलकुलेट करोगे, अगर आपको सारे वेवलेंथ के लिए टोटल चाहिए तो आप ये कैलकुलेट करोगे। मतलब सर इसमें मैं क्या सोच पूछने वाला था, मतलब मेरे पूछने का मतलब सर कि जो मैक्सिमम वाला पार्ट है सर, तो सर मैक्सिमम वाले पार्ट के लिए हम इन चीजों का यूज करेंगे क्या कि मैक्सिमम हमें निकालना है तो फिर वो स्पेक्ट्रल यूज करेंगे कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे हमें एक थोड़ा इंटेंसिटी यूज कीजिए, समझ में आ जाएगा, सब डिस्कस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये ओके समझ सर, लीजिए। थैंक यू सर। तो इसी तरीके से जैसे हमने इंटेंसिटी डिफाइन किया, एनर्जी डेंसिटी भी होता है। एनर्जी डेंसिटी ऑफ रेडिएशन और स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी, और दूसरा है टोटल एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का मतलब बेसिकली क्या है, अगर हम डायमेंशन वाइज देखें तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, उसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। अब स्पेक्ट्रल और टोटल, इसमें फर्क क्या है? जैसे इंटेंसिटी में बताया गया, जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रा हमें दिखेगा उसके अंदर बहुत सारे वेवलेंथ प्रेजेंट होंगी। अलग अलग वेवलेंथ के लिए एनर्जी डेंसिटी का वैल्यू अलग अलग होगा। किसी वेवलेंथ पे एनर्जी डेंसिटी मैक्सिमम होगा और बाकियों के लिए वैल्यू कम होगा। तो ये यू लैम्डा स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी कब यूज करेंगे? फॉर पर्टिकुलर वेवलेंथ, जब आपको पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए बताना है। ठीक है, अगर आपको लैम्डा इक्वल टू 5000 एंगस्ट्रॉम पे बताना है, मतलब आप ये कैलकुलेट करोगे। 6000 एंगस्ट्रॉम पे बताना है, ये कैलकुलेट करोगे। तो अगर आपको इंडिविजुअल वेवलेंथ के लिए एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट करना है तब आप स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट करोगे। और जब आप पूरे रेडिएशन के लिए, पूरे रेडिएशन का मतलब उसके अंदर जितने भी वेवलेंथ प्रेजेंट है सबके लिए टोटल एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं, तब आप ये कैलकुलेट करेंगे। तो इंडिविजुअल वेवलेंथ के लिए पता करना है तो यू लैम्डा, पूरे रेडिएशन के लिए पता करना है मतलब ऑल वेवलेंथ्स तो टोटल एनर्जी डेंसिटी। तो देखिए यहां पर भी जो ये यू लैम्डा है ये होगा एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वेवलेंथ। जैसे इंटेंसिटी पर यूनिट वेवलेंथ था, यह है एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वेवलेंथ। अगर हम इसके यूनिट की बात करें, एनर्जी डेंसिटी का यूनिट क्या होता है? जूल पर मीटर क्यूब, राइट। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम तो जूल पर मीटर क्यूब, और यहाँ पे पर यूनिट वेवलेंथ है तो पर एंगस्ट्रॉम भी आएगा। तो देखिए लुक एट द पॉइंटर, एनर्जी ऑफ रेडिएशन बिटवीन लैम्डा एंड लैम्डा प्लस डी लैम्डा। तो हमें लैम्डा पे चाहिए तो हमने क्या किया, एक रेंज कंसीडर कर लिया लैम्डा टू लैम्डा प्लस डी लैम्डा। इस रेंज में हमने एनर्जी कैलकुलेट किया। एनर्जी डेंसिटी है तो वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द एनक्लोजर, और पर यूनिट वेवलेंथ कैलकुलेट करना है तो डी लैम्डा से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट वेवलेंथ, इसको बोलेंगे एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वेवलेंथ या स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी। इसको फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, उस केस में होगा न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू, और यहां से डी न्यू से डिवाइड करेंगे। और जब टोटल की बात करेंगे, देखिए टोटल का मतलब सारे वेवलेंथ कंसीडर करने हैं, तो टोटल एनर्जी ऑफ रेडिएशन पर यूनिट वॉल्यूम ओवर ऑल वेवलेंथ्स, जितने भी वेवलेंथ उस स्पेक्ट्रम में प्रेजेंट है सबके लिए एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम।
तो क्या करना है, इंटीग्रेशन कर देना है। तो जो टोटल एनर्जी डेंसिटी होगा इसका यूनिट क्या होगा, जूल पर मीटर क्यूब। जूल पर मीटर क्यूब। नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे इनक्लोजर की बात क्यों हुई है सर? जो अभी कुछ देर पहले कैविटी था वो इंक्लोजर ही था ना बेसिकली। हाँ, मतलब यहाँ तो पे जो हम बोल रहे थे, ये जो यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन किया था, कोई भी यूनिफॉर्मली हीटेड एनक्लोजर, सपोज स्फेरिकल है तो उसका वॉल्यूम की बात करेंगे ना, बिकॉज यहाँ पे हम एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हैं। इंटेंसिटी में ऐसे कोई बात तो आया कि नहीं? इंटेंसिटी में वॉल्यूम थोड़ी ना आता है, इंटेंसिटी में तो एरिया और टाइम आता है। सर इसको हम क्लासिकल कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे, तभी क्वांटम वाला थ्योरी हमने इसमें अप्लाई करा है। बिल्कुल। सर वो जो विड्थ जो है तो वो तो डिस्क्रीट होगा ना, डी लैम्डा। डी लैम्डा डिस्क्रीट क्यों होगा, कॉन्टिन्यूअस रेंज है। ऑल वेवलेंथ का मतलब क्या है, सारे वेवलेंथ प्रेजेंट है 0 टू इंफिनिटी, और हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये कॉन्टिन्यूअस वेवलेंथ है, सारे वेवलेंथ प्रेजेंट है। सपोज आपको 500 नैनोमीटर, इस पे आपको एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट करना है। तब क्या करोगे, 500 से आप एक यूनिट वेवलेंथ लोगे, 501 नैनोमीटर। अब बताइए ये जो रेंज आपने कंसीडर किया है, या आप थोड़ा बड़ा ले लेंगे, बेसिकली मान के चलो इसको थोड़ा लेते हैं 510। आपने एक रेंज लिया, आपको 500 नैनोमीटर पे कैलकुलेट करना है एनर्जी डेंसिटी, आपने रेंज ले लिया। अब बताओ इस रेंज में इसका विड्थ कितना है, 10। इसमें जो हम डी लैम्डा की बात कर रहे हैं वो है 10 नैनोमीटर। तो अब क्या करेंगे, पहले इस रेंज में जो एनर्जी है वो कैलकुलेट करेंगे, मतलब जितने भी रेडिएशन इस रेंज में आएंगे, तो जितने भी रेडिएशन जिनका वेवलेंथ इस रेंज में आएगा उसका एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, वो टोटल एनर्जी होगा। वो टोटल एनर्जी किस रेंज के लिए होगा, इसका विड्थ 10 नैनोमीटर है। तो जब आपको पर यूनिट वेवलेंथ कैलकुलेट करना है तो आप 10 से डिवाइड ही तो कर दोगे। तो आपने पहले इस रेंज के लिए एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट किया, फिर आपको यूनिट वेवलेंथ चाहिए तो 10 से डिवाइड कर देंगे, एंड दैट विल बी द एनर्जी डेंसिटी एट 500। ठीक है, तो ऐसे एक रेंज के लिए कैलकुलेट करके फिर जो विड्थ है उससे डिवाइड कर देते हैं। यस सर, थैंक यू सर। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व हुआ था उसकी बात कर रहे हैं। तो लुक एट द डायग्राम, वाई एक्सिस के अलोंग क्या दिख रहा है आपको, क्या प्लॉट किया गया है, स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी। स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी मतलब यू लैम्डा, मतलब पर्टिकुलर वेवलेंथ पे एनर्जी डेंसिटी। और एक्स एक्सिस के अलोंग क्या प्लॉट किया गया है, वेवलेंथ। तो यू लैम्डा वर्सेस लैम्डा का प्लॉट, एनर्जी डेंसिटी वर्सेस लैम्डा। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर ये यू लैम्डा ना हो के हम आई लैम्डा की भी बात करते, आई लैम्डा मतलब क्या था, टेक्निकल नेम स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी। तो यहाँ पे आप स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी का प्लॉट करो या स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी का प्लॉट करो, एज अ फंक्शन ऑफ लैम्डा बिहेवियर ऐसा ही दिखता है, बिकॉज स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी और स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी एक दूसरे के साथ प्रोपोर्शनल है। तो हो सकता है आप यहां पे पढ़े स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी और एग्जाम में स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी का ग्राफ पूछा जाए,
ग्राफ का बिहेवियर सिमिलर ही होगा, स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी हो या स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी हो। तो यहाँ पे यू लैम्डा ना होके आई लैम्डा भी प्लॉट करते तो बिहेवियर ऐसा ही दिखता है। बिहेवियर मतलब मैं इस कर्व के शेप की बात कर रहा हूं, ठीक है, ये ऐसा ही दिखता है। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं, रीड द फर्स्ट पॉइंट। ये सारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन से जो क्वेश्चन पूछा जाता है इट इज वेरी वेरी सिंपल। कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, काफी आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट, for a particular wavelength lambda as temperature increases, इसका टेम्परेचर है ये ब्लैक बॉडी का, जो ऑब्जेक्ट है उसका टेम्परेचर। as temperature increases spectral energy density increases for a particular wavelength। जब आप एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ एनर्जी डेंसिटी इंक्रीज करेगा। जैसे आप देखो, सपोज आपने एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की बात की, कितना है ये 500 नैनोमीटर। अब बताइए 500 नैनोमीटर पे टेम्परेचर इंक्रीज किया गया, क्या ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, देखो 3500 केल्विन, 4000 केल्विन, 5000 केल्विन। टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ एनर्जी डेंसिटी का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है? इंक्रीज। एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए है ये। हमने यहाँ पे एक पर्टिकुलर वेवलेंथ लिया 500 नैनोमीटर सपोज, और इस पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए टेम्परेचर जब आप इंक्रीज कर रहे हो, स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है ग्राफ से? ठीक है, यस सर। सेकंड पॉइंट, फॉर ए पर्टिकुलर टेम्परेचर as wavelength increases spectral energy density u lambda first increases, attains maxima and then decreases। यहां पे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। फॉर ए पर्टिकुलर टेम्परेचर as wavelength increases spectral energy density first increases, attains a maxima and then decreases। look at the pointer, 3500 केल्विन वेवलेंथ, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, ठीक है। आप वेवलेंथ इंक्रीज कर रहे हो, इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है? यू लैम्डा इंक्रीज कर रहा है। कहीं पे मैक्सिमा आएगा और फिर डिक्रीज कर रहा है। बोला गया था जिस वेवलेंथ पे मैक्सिमा आएगा वही कलर दिखता है ना। हाँ, अब देखो टेम्परेचर है 5000 केल्विन, एक दूसरा टेम्परेचर ले लिया। लुक एट द येलो कर्व, लैम्डा इंक्रीज करने के साथ साथ यू लैम्डा पहले इंक्रीज कर रहा है, फिर एक जगह पे मैक्सिमा आएगा, फिर डिक्रीज कर रहा है। अब कोई भी टेम्परेचर कंसीडर कर सकते हैं, पहले इंक्रीज करेगा, फिर मैक्सिमा आएगा, फिर डिक्रीज करेगा। और आप एक चीज यहाँ पे नोटिस करो, ये नेक्स्ट स्लाइड में भी हम डिस्कस करेंगे। ये जहां पे ये मैक्सिमम आ रहा है, जिस वेवलेंथ पे इंटेंसिटी या एनर्जी डेंसिटी मैक्सिमम है, टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ ये पीक लेफ्ट में शिफ्ट कर रहा है या राइट में? लेफ्ट में। देखो पीक यहाँ पे था, टेम्परेचर इंक्रीज किया, पीक यहाँ पर, फिर पीक यहाँ पर। जितना आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, पीक जो है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर रहा है। लेफ्ट का मतलब लोअर वेवलेंथ, हायर वेवलेंथ, लोअर वेवलेंथ, ठीक है। तो जितना टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, पीक लोअर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट कर रहा है। सेकंड पॉइंट क्लियर है? यस। थर्ड पॉइंट, अब तक हमने स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी की बात की है या टोटल एनर्जी डेंसिटी? यहाँ पे भी स्पेक्ट्रल था, यहाँ पे भी स्पेक्ट्रल था। स्पेक्ट्रल मतलब हम एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे कैलकुलेट करते हैं। सर
बताइए। सर इसका मीन्स क्या है कि ये लोअर लेफ्ट साइड में लोअर वेवलेंथ की ओर ये कर रहा है। मतलब क्या, मैं समझा नहीं। सर ये लोअर वेवलेंथ की तरफ इसका पीक पॉइंट जा रहा है लेफ्ट साइड में, तो इसका मीन्स क्या है? आपको जो जिस पे पीक आएगा उसी पे वही कलर आपको दिखेगा। सर जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा तो लोअर वेवलेंथ पे हमें वो कलर दिखाई देगा। बिल्कुल। जो आयरन रोड का एग्जांपल बताया था वही थोड़ा रिलेट करने की कोशिश कीजिए। पहले रेड दिखता था, फिर ऑरेंज दिखता था, फिर येलो दिखता था। सेम यही है। ओके सर। जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जिस पॉइंट पे पीक आएगा वो पीक जो है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा और उसी के कॉरिस्पॉन्डिंग कलर हमें ऑब्जर्व होगा। ओके सर। थर्ड पॉइंट, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, आपने टेम्परेचर अगर इंक्रीज किया, टोटल एनर्जी डेंसिटी। अब टोटल एनर्जी डेंसिटी का मतलब आप ये इंटीग्रेशन करोगे ना यू लैम्डा का, और इंटीग्रेशन जियोमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है? एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, तो आप लुक एट द डायग्राम। 3500 केल्विन पे एरिया अंडर द कर्व, 4000 केल्विन पे एरिया अंडर द कर्व। टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ एरिया अंडर द कर्व इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब टोटल एनर्जी डेंसिटी इंक्रीज करेगा। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, टोटल एनर्जी डेंसिटी विच इज बेसिकली एरिया अंडर द कर्व विल इंक्रीज। मतलब अगर हम पूरे स्पेक्ट्रम की बात करें, पूरे स्पेक्ट्रम के लिए जो टोटल एनर्जी डेंसिटी है वो इंक्रीज करेगा। जितना टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उतना ही इंक्रीज करेगा। सर बताइए। सर स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी का आपने मतलब क्या बताया था कि इट इज द एनर्जी डेंसिटी और इज इट द एनर्जी एट अ पर्टिकुलर वेवलेंथ? एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वेवलेंथ। ओके सर। एनर्जी डेंसिटी। ओके सर। सर बताइए। सर यहाँ पे जो कलर यूज किया गया है वो उसका कुछ सिग्निफिकेंस है या डिफरेंशिएट करने के लिए बस अलग अलग कलर्स दिखाया गया है? चेक करके देखो, ये लोअर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो रहा है, वेवलेंथ लो हो रहा है। जैसे रेड से ऑरेंज, ऑरेंज से येलो, येलो से ग्रीन। वेवलेंथ कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है? सर कम हो रहा है। कम हो रहा है। उस सेंस में यहाँ पे कलर यूज किया गया। सर एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर सर वेवलेंथ अलग अलग होगा ना? वेवलेंथ तो सारे प्रेजेंट होंगे ना, किसी भी टेम्परेचर की बात करें तो। हाँ सर, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर वेवलेंथ बहुत सारा है तो सर वेवलेंथ बहुत सारा है तो कलर भी बहुत सारा होंगे एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर। बट मैंने कुछ देर पहले क्या बताया, कौन सा कलर दिखेगा? जिसका इंटेंसिटी जिसका इंटेंसिटी ज्यादा होगा। वेवलेंथ के करेस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। तो किसी भी टेम्परेचर पे वेवलेंथ तो सारे प्रेजेंट होंगे 0 to इंफिनिटी, लेकिन कलर वही दिखेगा जिसके कॉरिस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी ज्यादा होगा। सर बताइए। सर ये मैक्सिमम मिनिमा का जो आपने बताया, मतलब कि पहले स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी पहले इंक्रीज कर रही है, मतलब सर लैम्डा मैक्सिमम के पीक के पहले भी सर वो डिक्रीज कर रहा है और पीक के बाद भी डिक्रीज कर रहा है। सर इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? मतलब क्या हो रहा है इसमें? पीक पे तो आप बता रहे हैं वो सही है कि इंटेंसिटी उसमें उस समय मैक्स होगी, तभी हमें एनर्जी डेंसिटी भी मतलब मैक्स दिखेगी। तो एक ऑब्जेक्ट का तो एक ही कलर दिखता है ना, जब हम ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो जो कलर दिखेगा उसमें मैक्सिमम आएगा, बाकी सब पे तो कमी होगा ना इंटेंसिटी दोनों तरफ। जो ग्रीन कलर दिख रहा है किसी ऑब्जेक्ट का मान के चलो, इसका मतलब है ग्रीन कलर पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, और ग्रीन कलर के आसपास वाले जो वेवलेंथ होंगे उन पे तो उससे कंपैरिजन में कमी होगा ना पीक के कंपैरिजन में, तो दोनों तरफ ही डिक्रीज करेगा।
सर अगर सर वेवलेंथ की जगह अगर सर फ्रीक्वेंसी के साथ अगर मतलब एनर्जी स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी डिस्कस करेंगे उल्टा होगा इसका। वेवलेंथ में जैसे राइट में शिफ्ट हो रहा था, फ्रीक्वेंसी के केस में वेवलेंथ में लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा था, फ्रीक्वेंसी के केस में राइट में शिफ्ट होगा। सर यहाँ पे जो ग्राफ डिस्कस किया गया है ये फेरिस ब्लैक बॉडी के लिए है। कौन सा फेरिस ब्लैक? हाँ बिल्कुल जो पहले जो एक्सपेरिमेंट हुआ था। यस नोट डाउन कर लिया है? यस सर। हाँ सर। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पार्ट एक बताया गया, जितना आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे ये पीक लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, मतलब लोअर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इसके रिलेटेड जो लॉ है उसको बोलते हैं विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। इसका थ्योरेटिकल प्रूफ है बाद में जब हम प्लैंक्स रेडिएशन फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। प्लैंक्स रेडिएशन फॉर्मूला यूज करके ये जो लॉ है इसका थ्योरेटिकल डेरिवेशन किया कर सकते हैं। तो व्हाट इज विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ? लैम्डा m into t is constant। अब लैम्डा m क्या है? लैम्डा m is the wavelength at which energy density attains maximum value। लैम्डा m वो वेवलेंथ है जिसपे एनर्जी डेंसिटी मैक्सिमम होता है। और t क्या है? t is the absolute temperature of the black body। कैपिटल T is the absolute temperature of the black body। तो यहां पे आप नोटिस करो लैम्डा m into t कांस्टेंट है, तो विंस डिस्प्लेसमेंट का थ्योरेटिकल प्रूफ भी है ना। इसके अकॉर्डिंग अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो लैम्डा m इंक्रीज करना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए? डिक्रीज करना चाहिए, बिकॉज इनका जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट आना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ लैम्डा m और t इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट आना चाहिए। तो टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करते हो तो लैम्डा m डिक्रीज करेगा। जो ग्राफ में भी हमें दिख रहा था, जो नीचे भी देखो प्लॉट किया गया है, यहाँ पे जो ई लैम्डा है ना वो यू लैम्डा है बेसिकली। तो किसी बुक में यू लैम्डा यूज होता है, किसी बुक में ई लैम्डा यूज करते हैं एनर्जी डेंसिटी के लिए। तो यू लैम्डा वर्सेस लैम्डा। तब देखो T1 T2 के लिए प्लॉट किया गया है। T2 इज ग्रेटर देन T1। तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो लैम्डा m डिक्रीज करेगा ना। देखो टेम्परेचर इंक्रीज किया, लैम्डा m2 वैल्यू कम हो गया ना, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर गया। तो T2 is greater than T1, therefore lambda m2 जहां पे मैक्सिमम एनर्जी डेंसिटी है it will be less than lambda m1, बिकॉज इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट होना चाहिए। इसका मतलब आप यहां से ये भी लिख सकते हैं। देखिए अगर आपको कोई पूछता है, ये क्वेश्चन ना एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं इस रिलेशन से, लैम्डा m1 डिवाइडेड बाय लैम्डा m2 इन दोनों का रेशियो क्या आएगा? T2 by T1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ध्यान रखिएगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे लैम्डा m डिक्रीज करता है, इसलिए लैम्डा m1 बाई लैम्डा m2 क्या होगा? T2 बाई T1। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, नॉट T1 बाई T2, T2 बाई T1 इन दोनों का रेशियो। क्लियर है पॉइंट दिस वन? और जैसा भी किसी ने पूछा था, जो फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में प्लॉट करेंगे तो क्या होगा? वेवलेंथ के रेस्पेक्ट में प्लॉट कर रहे हैं तो पीक जो है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में प्लॉट करेंगे तो पीक राइट की तरफ शिफ्ट होगा। देखो दिस इज द विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। T by nu m is constant. What is nu m? Frequency at which energy density attains maximum value। जिस फ्रीक्वेंसी पे
एनर्जी डेंसिटी मैक्सिमम होता है। यहां पे इन दोनों का रेशियो कांस्टेंट है। रेशियो कांस्टेंट होने का मतलब अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो न्यू एम इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा? इंक्रीज बिकॉज रेशियो कांस्टेंट होना चाहिए। तो अगर एक इंक्रीज करता है दूसरा भी इंक्रीज करना ही होगा, तभी तो रेशियो कांस्टेंट रहेगा। तो लैम्डा एम डिक्रीज करता है, न्यू एम इंक्रीज करता है। जो नीचे प्लॉट किया गया है उससे भी क्लियर है, यू लैम्डा वर्सेस लैम्डा। देखो T2 इज ग्रेटर देन T1 और पीक राइट की तरफ शिफ्ट कर रहा है। T1 पे कितना था? न्यू M1। T2 पे कितना है? न्यू M2। पीक जो है वो राइट की तरफ शिफ्ट कर रहा है। तो न्यू M2 is greater than new M1। तो यहां पे अगर आपको रेशियो पूछा जाए, न्यू M1 और न्यू M2 का रेशियो बताइए, क्या होगा? T1 by T2। T1 by T2। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक अगर इंक्रीज करेगा दूसरा भी इंक्रीज करेगा, एक अगर डिक्रीज करेगा दूसरा भी डिक्रीज करेगा। क्लियर है एवरीवन? सर 2 क्वेश्चन है सर। यस सर। बताइए सर जैसे आपने वो पिछला पॉइंट में बोला था कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी यू लैम्डा डी लैम्डा टोटल एनर्जी है जो इंक्रीज करेगा विद टेम्परेचर। तो सर अगर यहाँ पे यू लैम्डा के बदले में आई लैम्डा डी लैम्डा करे 0 टू वो भी इंक्रीज करेगा टेम्परेचर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर। मतलब ये ध्यान रखिएगा, एनर्जी डेंसिटी का जैसा बिहेवियर होगा इंटेंसिटी का भी सेम बिहेवियर होगा, वो स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी हो या टोटल इंटेंसिटी हो। ओके सर। और सर जैसे हम लोग स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी के लिए du by d लैम्डा करते हैं, उसको हम लोग म्यू के टर्म्स में du by d म्यू भी लिख सकते हैं। du by d न्यू, राइट? यस, वो भी गलत नहीं होगा। नहीं भी सही है। ओके सो मतलब दोनों का सेम होगा ना? स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी मतलब इधर du by d लैम्डा और du by d न्यू, बोथ आर द सेम मीनिंग। बिल्कुल। ओके सर। तो आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास से आगे कंटिन्यू करेंगे। किसी को क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क। सर कॉम्पटन का एक छोटा डाउट है। बताइए सर कॉम्पटन में जब हम लोग वो एक्सपेरिमेंटली देखते हैं तो फिर 2 पीक्स के बीच में थोड़ा बहुत इंटेंसिटी बाकी लैम्डास का भी आता है, ऑल्दो वो मैक्सिमम नहीं है, थोड़ा बहुत इंटेंसिटी रहता है जो नॉन जीरो है। सर वो इंटेंसिटी किसकी वजह से आता है? बिकॉज अदर कोलिजन्स? बिकॉज देयर आर मेनी फोटॉन्स एंड मेनी इलेक्ट्रॉन्स एंड दे कैन they basically for a particular angle the amount of energy exchange that can be different also. Okay sir, but during theoretical calculations we only calculate the 2 peaks. We 2 peaks, right which kind of intensity will be 0. No theoretically it cannot be 0 because 2 peaks, one peak is corresponding to loosely bound electron and one peak is corresponding to most tightly bound electron. There may be other electrons also, no? Between loosely, most tightly bound and loose tightly bound. Okay, sir. But during calculation of delta lambda, we only right. Theoretically, we assume 2 values, but actually there may be other electrons also. कोलिशन करके भी तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल गए होंगे जो रेंज में आ जाएंगे दोनों के बीच। Yes, okay. कोलिशन करके क्या? सर मतलब किसी आपने बताया था ना हम लोग काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वाला जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स के लिए, पर कभी कभी एनर्जी थोड़ा सा लूज भी कर सकता है ना बाहर निकलते टाइम किसी इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करके, बट फिर भी एमिशन हो जाता है, तो उसका एनर्जी तो टाइटली बाउंड और लूजली बाउंड के बीच में कहीं पर होगा ना। तो ये थिंग आप आई थॉट इसका फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है, आई थिंक ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात नहीं चल रही है। नहीं कॉम्पटन की ही बात कर रही हूं सर मैं। तो यहाँ पे हम इमिशन की बात क्यों कर रहे हैं?
पीक के बीच के दो वैल्यू है उसमें कहाँ नहीं वो समझ में आ गया, लेकिन आप बोल रहे हो ना जैसे जो लूजली बाउंड है उसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा, वो तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में था ना, क्वांटम इफेक्ट में ये चीज तो नहीं बताता मैं। हाँ सर, शायद मैं कंफ्यूज कर रही हूँ चीजों को। सर लूजली बाउंड और टाइटली बाउंड की रेंज में जो इलेक्ट्रॉन आएगा, लूजली बाउंड के लिए मैक्सिमम शिफ्ट होता है, मतलब विजिबल होता है। टाइटली बाउंड के लिए होता तो है बट इतना स्मॉल है जो वो विजिबल नहीं है। बट और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे लूजली बाउंड और टाइटली बाउंड, और जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके कोरिस्पॉन्डिंग जो शिफ्ट आएगा वो बीच वाला पोर्शन, दो पिक्स के बीच में जो पोर्शन। So previous slide. Sir, DPP question number 8, sir. This one. DPP 2, sir. DPP 2 का question number 8. DPP 2 question number 8. Excuse me, sir. बताएं। Sir, here spectral density is attaining zero value, sir. From the graph, we can see, sir, why like this, sir? Why how it is at a particular temperature? How this is becoming zero, sir? At that. Because that wavelength is not present in the spectrum. Okay, sir. Thank you, sir. Theoretically, it can be anything, but actually there is a certain range. For this portion, the significant contribution does not occur. Okay, sir. Hello, DPP sir. 2 question number 8. Just one minute, let me first give the answer of this question. DPP 2 question number 8. Question में बोला गया है, a photon of energy h nu strikes a free electron at rest and scattered backward. तो एक फोटोन है, इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिशन हुआ और स्कैटर्ड बैकवर्ड। स्कैटर्ड बैकवर्ड का मतलब एंगल ऑफ स्कैटरिंग कितना है? 180 डिग्री। 180 डिग्री। तो बैक स्कैटर्ड, so phi is 180. Now we have discussed about the relation between phi and theta, angle of scattering and angle of recoil. The relation was cot theta is equal to 1 plus h nu by MEC square into tan phi by 2. Now यहाँ पे अगर आप phi equal to 180 रिप्लेस करो तो आएगा tan 90। tan 90 होता है इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा cot थीटा इक्वल टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या आएगा? 0। तो cot थीटा इन्फिनिटी, तो थीटा 0 डिग्री। तो थीटा 0 डिग्री होने का मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा? दिस स्ट्रेट। तो थीटा इज 0। तो आफ्टर कोलिशन electron will move along positive x-axis and photon will move along negative x-axis. Now apply energy and momentum conservation. First, energy conservation. Before collision, energy of photon h nu. Rest mass energy of electron m naught c square or MEC square. After collision, energy of photon h nu dash, energy of electron, rest mass energy plus kinetic energy. Now in the question, please see the speed of electron after collision is beta c. Collision के बाद electron का speed given है beta c and beta is much less than 1. If beta is much less than 1, that means V is much less than C. So here we can use non-relativistic expression of kinetic energy.
because speed of electron is very much less as compared to speed of light. तो यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी के लिए नॉन रिलेटिविस्टिक एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं. क्या होता है एक्सप्रेशन नॉन रिलेटिविस्टिक? हाफ mv स्क्वायर. तो h न्यू माइनस h न्यू डैश इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर. v is beta c. Suppose relation 1. We have to calculate kinetic energy of electron और आंसर जो है वो h न्यू के टर्म्स में है. तो हमें काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है h न्यू के टर्म्स में. Now if you apply momentum conservation before collision, momentum of photon h न्यू by c, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम 0. आफ्टर कोलिशन फोटोन का मोमेंटम क्या होगा? h mu by c cos phi. phi यहाँ पे 180 डिग्री है प्लस इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम MEV cos थीटा. थीटा 0 है जैसा हमने एनर्जी मोमेंटम कंजर्वेशन बताया था. अब cos 180 होता है -1, cos 0 होता है 1. यहां से देखिए आएगा h न्यू प्लस h न्यू डैश इक्वल टू ME बीटा c स्क्वायर. जो cos 180 है ये -1 है, इसको इधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा और इसी को मल्टीप्लाई कर दिया इधर और v के बदले क्या लिख सकते हैं? बीटा सी. ये दो रिलेशंस आ गए. नाउ जस्ट आप इन दोनों को ऐड करो. रिलेशन 1 प्लस रिलेशन 2, दोनों को अगर आप ऐड कर देते हैं तो आएगा 2h न्यू और राइट हैंड साइड 1/2 ME बीटा स्क्वायर c स्क्वायर प्लस ME बीटा c स्क्वायर. अब क्वेश्चन में क्या मेंशन किया गया था? बीटा इज मच लेस देन 1. मतलब बीटा स्मॉल क्वांटिटी है. बीटा अगर स्मॉल क्वांटिटी है तो बीटा स्क्वायर क्या होगा? और भी स्मॉल होगा. 0. तो यहाँ पे आप देखो यहाँ पे बीटा है और यहाँ पे बीटा स्क्वायर है. इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं. बीटा स्क्वायर बीटा स्मॉल है तो बीटा स्क्वायर और भी स्मॉल होगा. दिस टर्म कैन बी नेग्लेक्टेड. इसके अंदर बीटा स्क्वायर है. यहां से क्या रिलेशन आ गया? 2h न्यू इक्वल टू ME बीटा स्क्वायर. हमें कैलकुलेट करना था इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी आप लिख सकते हैं हाफ mv स्क्वायर. v है बीटा सी. तो इसको आप लिख पाएंगे हाफ m बीटा. इसको आप ऐसे लिखो हाफ इंटू बीटा इंटू m बीटा सी स्क्वायर. बस बीटा स्क्वायर था, बीटा इंटू बीटा से लिख दिया. अब ME बीटा सी स्क्वायर के बदले क्या लिख सकते हैं? 2h न्यू. यहां से आ जाएगा 1/2 बीटा और इसके बदले 2h न्यू. तो यहां से आपको इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ h न्यू, जो क्वेश्चन में पूछा गया. आंसर इज बीटा h न्यू. सर क्वेश्चन नंबर 18 और बता दीजिए एक बार सर. सर क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर नहीं गिवन है, सर बता दीजिए आंसर क्या होगा.
9 का आंसर चलो मैं ग्रुप में मेंशन कर दूंगा, अभी तो मुझे आंसर याद है नहीं। किसी ने सॉल्व किया और किसी ने 9 क्या आंसर आया? यस सर। यस 294.390 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर 291.32 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है और किसी का 294 समथिंग ऐसा कुछ आ रहा है। इतना तो वेरिएशन नहीं होना चाहिए। 294 295 में भी इतना 1 का हो सकता है, 294 291 नहीं हो सकता, इतना डिफरेंस 92.8 आ रहा है। चलो मैं एक बार चेक करके बता दूंगा, ठीक है। हेलो सर 1243 करके और एक 12400 करके आने पे वेरिएशन चेंज आ रहा है सर उसका। हेलो सर जस्ट वन हेलो मिनट, सर क्वेश्चन नंबर 8 अभी डिस्कस किया था ना सर 18 जस्ट वन मिनट, 18 ही बता रहा हूं। 18 क्या डाउट? एक कॉम्पटन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, एक्स-रे फोटोन इज बैक स्कैटर्ड। बैक स्कैटर्ड का मतलब फाई कितना होगा? 180 डिग्री। और इलेक्ट्रॉन रिकॉइल्स विद एनर्जी 4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी है। दिस इज 4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन के गिवन है, तो क्या पूछा गया? वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन। फाई अगर 180 डिग्री है तो शिफ्ट कितना होगा? 2 लैम्डा 2 लैम्डा सी। 2 लैम्डा सी का वैल्यू पता है हमें। अब हमें पता है काइनेटिक एनर्जी होता है h न्यू माइनस h न्यू डैश। फोटोन की एनर्जी में इतना लॉस होगा। h न्यू को आप लिख सकते हो hc बाई लैम्डा और h न्यू डैश को आप लिख सकते हैं hc बाई लैम्डा डैश। नाउ hc अगर आप कॉमन लेते हैं 1 बाई लैम्डा और लैम्डा डैश को क्या लिख सकते हैं? लैम्डा प्लस 2 लैम्डा सी। जो शिफ्ट है वो ऐड करना पड़ेगा, तो यहां से आपको मिल जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच सी, ऊपर क्या आएगा? 2 लैम्डा सी और नीचे आएगा लैम्डा इंटू लैम्डा प्लस 2 लैम्डा सी। यहां से लैम्डा कैलकुलेट नहीं कर सकते? सर ऐसे तो हो गया था सर, इसके तो सर आंसर आ गए थे ऐसे, पर सर डाउट ये था कि इसमें सर हम टोटल एनर्जी क्यों नहीं लेते 4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, काइनेटिक क्यों लेके चलते हैं? इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास एनर्जी कितना होता है? सर 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। किलो में कितना होता है? 511 तो अगर इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास एनर्जी 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसका टोटल एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे हो सकता है? सर यही डाउट था सर बस। यस सर अगर ऐसे हम चलेंगे फिर सर काइनेटिक एनर्जी सर नेगेटिव आनी चाहिए थी ना, तो सर यही डाउट था बस इसमें। सर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शेयर कर दीजिएगा। हेलो सर, तो वेट कीजिए, कर रहे हैं, बताइए। सर अभी वो वाला एक बार ग्राफ करिएगा सर, 30 जुलाई का स्पेक्ट्रल स्पेक्ट्रल डेंसिटी वाला एक बार ग्राफ करेंगे, तो थोड़ा सा डाउट है सर। बोला जो 30 जुलाई का बैच है सर, इन लोग हम मेरे पास सर ये क्वेश्चन कहाँ से बना है? कौन सा क्वेश्चन? यही सब सर, जो ये जो पढ़ा रहे हैं इसका क्वेश्चन जो बनाने का मन है, तो सर इसका क्वेश्चन कहाँ से मिल पाएगा इसमें? ऐप में अपलोड हो रहा है ना? ऐप में अपलोड हो रहा है, ऐप में भी अपलोड है, ग्रुप में भी है। ये ग्रुप में सर मैं ज्वाइन नहीं हो पा रहा हूँ सर, इसका कोई लिंक है? मिल जाएगा सर। शेयर किया सर। क्या सर? चैट बॉक्स चेक कीजिए।
ओके सर। सर इसमें टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाते हैं और वेवलेंथ को फिक्स रखते हैं तो सर स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी या फिर स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी इंक्रीज कर रही है, और सर जो टोटल है वो भी इंक्रीज कर रही है। सर टोटल के लिए ऐसा कोई कंडीशन नहीं है ना, मतलब वो तो हमेशा ही सर ये टोटल इसलिए इंक्रीज कर रही है, हम ऐसे कह सकते हैं कि इसमें मतलब इसकी ब्रॉडनेस बढ़ रही है, मतलब काफी पहले अगर किसी एक छोटे सेक्शन में अगर हमें एक वेवलेंथ मिल रही थी, अभी अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एक बड़े सेक्शन का मतलब बड़े स्पेक्ट्रम हमें बड़े स्पेक्ट्रम मिलेंगे, ऐसा कह सकते हैं क्या? नहीं, बड़े स्पेक्ट्रम नहीं मिल रहे हैं, वैल्यूज हाई मिल रहे हैं। सर वैल्यूज हाई का मतलब क्या है इसमें सर? यू लैम्डा बढ़ रहा है ना, तो इंटीग्रेंट का हाँ वैल्यू अगर बढ़ेगा तो टोटल इंटीग्रेशन भी तो बढ़ेगा। हाँ सर, ये मैथमेटिकली नहीं सर, मैं वैसे पूछ रहा था कि हमें सर ब्रॉडनेस तो सबका ही बढ़ रहा है, अब ये ब्रॉडनेस तो सबका सेम ही है। अच्छा हाँ, इनफाइनाइट है। ये तो सबका सेम ही है, हाइट बढ़ रहा है ना। मतलब सर एरिया बढ़ रहा है क्योंकि पीक्स बढ़ रहे हैं, और इसलिए हाँ इंटीग्रेंट बढ़ रहा है, इसलिए पीक बढ़ रहा है। और सर इसमें था कि सर ये एक घटने बढ़ने वाला जो आपने बताया था वो उसका उसका एक बार फिर से आप रिपीट कर देंगे सर, कि मतलब वो मैक्सिमम वाला सर, एक जैसे हमें 5500 वाला अगर हम ग्रीन वाला लेते हैं इसमें, तो ग्रीन वाले पे एक पीक मिल रहा है हमें, उसके अलावा जो वेवलेंथ्स मिलेंगी वो उनकी इंटेंसिटी कम होगी, इससे हम यही समझ रहे हैं ना इस ग्राफ से बस? मतलब वो हमें ग्रीन कलर की नहीं मिलेंगी, अलग मिलेंगी, और जो हमें दिख रहा है हम वो ये कह सकते हैं कि उसी पे वेट वो हमें मैक्सिमम पीक को दिखाएगा, अगर जो इंटेंसिटी हमें ऑब्जर्व हो रही है वो मैक्सिमम है। बिल्कुल। एक थ्रेशोल्ड रिकॉल इलेक्ट्रॉन का जो नोट किए थे, तो उसमें सर एक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों ही में 1 माइनस cos फाई और 1 माइनस cos फाई आता है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कैंसिल करके कि जो रिकॉल इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी है वो इंडिपेंडेंट ऑफ फाई है, यदि हम कैंसिल कर दो दोनों को? भाई नीचे भी एक 1 भी तो आया था ना, ऐसे कैसे कैंसिल कर सकते हैं? नीचे भी 1 प्लस नहीं था? यस है। तो कैंसिल कैसे कर सकते हैं? कौन सा मैथमेटिक्स है ऐसे कैंसिल कर देंगे? नीचे +1 है तब भी। नो सर, तब तो नहीं कर पाएंगे। यस एक्सक्यूज मी सर, बताइए सर ये जो एक पर्टिकुलर जो कर्व है सर हर कलर के लिए, तो सर जो पीक है वो उसी टेम्परेचर पे है पर्टिकुलर, या सर पूरा कर्व ही कांस्टेंट टेम्परेचर पे हमें मिल रहा है? पूरा कर्व जो है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए। ओके सर। सर हम एडमिशन सर लेट से लिए थे ना, तो इसके चलते सर हमको डीपीपी 1 का ही एक प्रॉब्लम है सर, प्रॉब्लम है 14। सर ओके। प्रॉब्लम 14 तो क्लास में डिस्कस हुआ था ना, लेकिन वीडियो में होगा नहीं। यस सर, बता है। ये वीडियो चेक कीजिए, लेक्चर में इसमें ये एक्सप्लेन किया है, क्लास नंबर 14 रिकॉर्डेड में होगा, वो चेक कीजिए, क्लास में बताया था। ओके सर। सर आंसर रॉन्ग था शायद इसका। इसका स्टेटमेंट ए सही है, स्टेटमेंट बी गलत है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। ओके सर। नंबर 4 सर एंड 12 क्वेश्चन हमको सर पूछना। क्या समझा नहीं? क्वेश्चन नंबर 4 डीपीपी 2। क्या डाउट है? उसको कैसे करें? क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है? नहीं तो वॉइस ब्रेक हो रहा है। नहीं, मुझे बताइए ना, क्वेश्चन में जो 100 90 दिया हुआ है क्या वो? ये तो आपको बताना पड़ेगा ना। क्वेश्चन में जो 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो कौन सा एनर्जी है, किसका एनर्जी?
सर बता रहा हूँ, तुरंत ओपन कर रहा हूँ यार। Hundred kiloelectron volt is the energy of incident photon, and 90 kiloelectron volt is the energy of scattered photon. और क्वेश्चन में स्कैटरिंग एंगल पूछा गया है। तो क्लास में एक रिलेशन बताया गया था, h nu by h nu dash is equal to 1 plus h nu upon MEC square into 1 minus cos phi। यहाँ पे क्वेश्चन में h nu और h nu dash गिवन है और phi कैलकुलेट कर सकते हैं, phi पूछा गया है। तो ठीक है, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। थोड़ा सा क्वेश्चन 12 एंड कर देते। हेलो सर। 12 आसान क्वेश्चन है। हेलो सर। रिकॉल इलेक्ट्रॉन का एनर्जी, रिकॉल इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला तो बताया गया था ना, एनर्जी का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी। ये फॉर्मूला यूज करो, क्या दिक्कत है, यूज करो। लाइक मतलब क्या समझा नहीं? मतलब उसको बना रहे थे पर बन नहीं पा रहा था सर। सॉल्यूशन शेयर कीजिए, क्या बना रहे थे, क्या बन नहीं पा रहा था। सॉल्यूशन शेयर कीजिए। क्वेश्चन को हम जो आप अभी जहाँ पॉइंट रफ कॉपी में बनाए है ना, बन नहीं रहा है तो सॉल्यूशन ग्रुप में शेयर कीजिए, कोई ना कोई आंसर बता देगा। डोंट वरी। बस ये जो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस है फॉर्मूला बेस्ड, वो मैं सारा क्लास में नहीं बताऊंगा, जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। ओके सर, मैं फिर ट्राई करूंगा या ग्रुप में भेजूं। ग्रुप में सॉल्यूशन शेयर कीजिए, कोई ना कोई आंसर बता देगा, सॉल्व कर लिए होंगे। ओके सर। Thank you very much everyone.